अच्छा, वैसे ऐसी स्टेट ऑफ अफेयर्स जिसमें सक्सेशन वाला एस्पेक्ट बहुत, जिसे कहते हैं, इतना डोमिनेंट ना हो और साइमल्टेनिटी वाला एस्पेक्ट बड़ा प्रोमिनेंट हो, खासतौर पे जो गोल्डन एज में तो होता ही है। उसको आई थिंक एक तरीका उसको समझने का ये है कि अ, जो इवेंट्स जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहे थे उसमें रैपिडिटी बड़ी कम होती है। रैपिडली चेंजेस चेंजेस रैपिडली नहीं हो रही होती। जो चेंज आ रही होती है वो बड़ी स्लो होती है, बड़ी स्लो पेस भी होती है। ये जो आर ग्लास है ना, इसका सिम्बलिज्म बड़ा जबरदस्त है। आर ग्लास जब शुरू होता है तो आप देखें कि वो जो सैंड है उसका जो फ्लो है, मतलब उसमें उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो शुरू में कितना कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, एंड में सबसे तेज हो जाता है। फ्लो का जो रेट है सबसे तेज होता है। ये बेसिकली अब वो हो क्या रहा है कि जो सक्सेशन वाला एलिमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता वो डोमिनेट होता जा रहा है। साइमल्टेनिटी वाला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा है। और साइकिल का जब एंड आता है तो सक्सेशन वाला एस्पेक्ट जो है वो, जिसे कहते हैं, पूरा जिसे कहते हैं हावी हो जाता है। तो इसको ये आर ग्लास वाला जो सिंबलिज्म है वो बड़ा जबरदस्त है कि किस तरह टाइम जो है इट इज चेंज इनटू स्पेस, इसको समझने के लिए बेसिकली। अच्छा जुबैर साहब, अगर आप ऑनलाइन ही हैं तो मैं भी अभी क्वेश्चन एक कर लूँ ब्रेक में ही। ये अ, मैंने एक पॉइंट वो कन्वे करने की कोशिश की थी, वो टाइम चेंज टू स्पेस वाली। वो जी। मतलब लगता है सारे लोग चले गए हैं गालिबा, शायद किसी ने सुना नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है, मैंने बिल्कुल सुना है एंड इट मेक सेंस, लेकिन ये थोड़ा सा इस पे पढ़ के मजीद समझ आएगी। अच्छा अच्छा, अच्छा, मेरा चलें ठीक। मेरा एक क्वेश्चन इसमें ना थोड़ा सा वो फर्क चीज के हवाले से है। जैसे ये था ना कि ये कलयुग है, या ये हम्म। जिस टाइम में हम रह रहे हैं ये है सॉलिडिफिकेशन का एरा। तो अब इस टाइम में हमारा रिकनेक्ट करना या टू स्टे कनेक्टेड विद द स्पिरिट, मुश्किल है, तो मुश्किल है। जी जी, एफर्ट ये उतनी ही चाहिए। सारी, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इस एज में और इससे पहले की जो एजेस आती रही हैं, क्या जी उनमें जी फर्क है? जी जी। इसलिए क्योंकि वो एक एक लॉ ऑफ कंपनसेशन होता है कुदरत की तरफ से, कि अगर आप ऐसे जमाने में पैदा हुए हैं जहाँ सॉलिडिफिकेशन थी, अब तो डिसोल्यूशन वाला फेज है, तो फिर हम्म वो कुदरत जो है फिर साथ ऐसे वो मींस प्रोवाइड करती है कि आप उस हालत के अंदर भी कनेक्ट कर सकें। वो लॉ ऑफ कंपनसेशन होता है, कंपनसेट करती है कुदरत। देखे ना, ये तो है। मतलब हम्म ये अब हो सकता है कि पुराने जमाने में स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए जितनी एफर्ट रिक्वायर्ड हो, मुमकिन है कि हम्म इस जमाने के अंदर शायद उतनी एफर्ट ही रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है कि नहीं? मतलब हम्म एंड वही अचीव करना है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए जो आपके एंड पे जो आपने एफर्ट करनी है, हो सकता है वो उतनी ना हो जो पुराने जमाने में रिक्वायर्ड, क्योंकि पुराने जमाने में इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी ना। अब तो 24 घंटे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो वो एक लॉ ऑफ कंपनसेशन ये कहता है कि वो डेफिनेटली, अब मतलब इस्लाम तो सबसे लेटेस्ट और आखिरी रेवलेशन है ना। हम्म तो जारी बात है, इस्लाम जब इस्लामिक रेवलेशन आई है तो कुदरत को मालूम था कि अभी ये साइकिल के एंड तक इसने रहना है। तो उसके अंदर वो ऑलरेडी वो कंपनसेशन हैं, इसमें कोई शक नहीं है वो कंपनसेशन। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि जहाँ 24 घंटे डिस्ट्रैक्शन है, तो हम कैसे हम्म स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कर सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो जो कुदरत है, ये डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है। क्योंकि क्योंकि कुदरत, अल्लाह ताला को तो पता है ना कि ये एक प्रोग्रेसिवली आप सब्सटेंशियल पोल की तरफ जा रहे हैं। तो वो उस हिसाब से फिर मीन्स भी प्रोवाइड करता है कि ऐसे माहौल के अंदर भी हम्म। कैसे आपने स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करनी है। ये तो चीजें अच्छा, साथ साथ चलती हैं डेफिनेटली। मसलन लैंग्वेज और ये जो प्रिंटेड वर्ड है, ये इसके एक एग्जांपल हो सकता है कि हमारी ये उस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में ये एक हेल्प करता है शायद। इसमें बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी एक को पिन पॉइंट करना तो आसान नहीं देखिए, होगा। गिवन फॉर नहीं, सेक मैं ऑफ नहीं, देखे ना, अंडरस्टैंडिंग। जो मेथड्स प्रोवाइड किए हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए, जो मेथड्स हैं आपके पास, वो हम्म मेथड्स ऐसे हैं जो कि इस जमाने के हिसाब से आप उनको, उन मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। मतलब कि अ, अ, मतलब सूफीज्म के अंदर मिसाल के तौर पे जितने भी मेथड्स हैं, हम्म मतलब जो जिक्र के मेथड्स हैं, रिमेम्बरेंस के मेथड्स हैं, वो अवेलेबल हम्म हैं। वो आप उनको, उन मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंपनसेशन बेसिकली है, ये साथ साथ चलता है। ये है, सही मतलब सही। कोई देर इज नो एक्सक्यूज, देर इज हम्म नो एक्सक्यूज। नहीं, एक्चुअली मैं ऑब्जर्व करती हूँ ना कि
हमारे आसपास मसलन देखें कि एक नेचर बड़ा अच्छा एक सोर्स होता था कंटेम्पलेट करने का, मेडिटेट करने का, तो जी वो तो आसपास खत्म ही होती जा रही है। हाँ जी, ये बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, ये बात है। ये सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन बात ये ना कि फिर भी मैं यही कहूंगा कि लॉ ऑफ कंपनसेशन जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंपनसेशन मींस जो है हर हाल में, हर माहौल में, हर जमाने में कुदरत प्रोवाइड करती है कि आप अपने कमाल तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मींस अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये सही इम्पॉसिबल है। है। हम्म, नहीं, क्या बात है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो डिस्कशंस हम कर रहे हैं, अब आप देखें कितने लोगों को इस तरह की डिस्कशंस आजकल नसीब होती हैं, आप ये देख लेना। ये एक बड़ा रेयर इवेंट है, इस किस्म की डिस्कशंस का होना आजकल के ज़माने में बड़ा ही रेयर इवेंट है, इसमें कोई शक नहीं। जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। हाँ, देख लें फिर, इंटरनेट जो है हाँ, हम कह सकते हैं इंटरनेट और ये, मतलब ऑल दो, मतलब गिनो, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को तो इतना वो इनकरेज नहीं करते, ये वैसे मैं आपको बता दूं। लेकिन जारी बात है, अब जो भी कुछ है सामने है, जो भी अब चीजें अवेलेबल उनमें से आप उसका पॉजिटिव पहलू निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सही है। असल में डिस्ट्रैक्शन का ज्यादा ताल्लुक जो है ना, वो साइकोलॉजिकल स्टेट से है। वैसे तो मतलब एक ऐसा शख्स भी हो सकता है जो हर वक्त ऐसी इन्वायरमेंट में हो जिसमें उसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस हैं उसके माइंड के, लेकिन वो स्टेबल रहे, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसका मतलब ज्यादा ताल्लुक इसका आपकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड के साथ भी है कि आप इंटरनली कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस को किस हद तक फिल्टर कर सकते हैं। तो उससे भी किसी हद तक काफी, लेकिन अब वो मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बनानी है, ये भी तो बात है। वो कैसे बने, वो फिर एक सवाल पैदा होता है कि आप अपने आप को इतना मेंटल स्ट्रांग कैसे बनाएंगे कि आप ये जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या कहते हैं, उनके उनकी तरफ मतवज्जो ना हो। क्या बात की है अपना बास साहब। मैं वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, आप आपकी बात पे 100% पूरी उतरती है। ये एक मोनेस्ट्री है माउंट एथोस, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की, तो ग्रीस में है। तो हजारों साल, हजार साल हो गए, उससे भी ज्यादा। तो वहां पे वो बड़े स्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री है, तो वहां पे वो आइसोलेटेड रहते हैं। लोग विजिट वगैरह करते हैं मगर काफी स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, वो अपनी वो हम्म, इबादत जिक्र अज़कार करते हैं। तो एक बंदा हम्म, वो पे डॉक्यूमेंट्री बनाने गया और उससे सवाल जवाब कर रहा था। बंदा ओरिजिनली अमेरिकन था, न्यूयॉर्क वगैरह से था। तो उसने फिर सवाल करना शुरू किया, तो तुम्हें अपनी फैमिली नहीं याद आती, तुम्हें वो, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहन भाई माँ बाप? तो मुस्कुराने लगा। उसने कहा मैं अंदर से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। उसका, उनका सारा होता है ऐसा कि जो जिक्र है वो दिल में उतर जाता है, तो दिल खुद ही जिक्र कर रहा होता है। ये सूफिया में भी सुना है ऐसे। तो वो उस स्टेट हम्म, में था। वो कहता मैं कहीं और हूँ, मतलब मुझे तुम्हारी बात उस तरह डिस्टर्ब नहीं कर रही। और सही इसका है। एक मैं आपको बताऊं, जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था मास्टर्स में, तो मेरे एक दोस्त थे, उनके डेंटिस्ट ने उन्हें एक वाकया बताया। वो भी एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, वहाँ इंग्लैंड में भी होते हैं, उनका चर्च है। तो वो एक मंक था जो उस डेंटिस्ट के पास अपना दांत चेक कराने आया था। तो वो आके लेट गया अपने वो उनकी चेयर पे, उसके हाथ में रोजरी थी। उसने कहा कि जी आपने जो करना है आप कर लें, मगर मैं ना एनेस्थीसिया नहीं लगाऊंगा। तो जब डेंटिस्ट ने चेक किया तो जो दांत की हालत थी, उसने कहा ये बंदा जो है ये, इसको तो पेन किलर्स पे होना चाहिए, तो बहुत बुरा हाल है।
तो उन्होंने कहा तुम्हें कोई महसूस नहीं हो रहा, ये तुम आए क्यों नहीं, ये तो बहुत खराब हुआ हुआ है दांत, इसको निकालना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, अभी मुझे मुझे तो महसूस नहीं हुआ, अब हल्का फुल्का मुझे तंग कर रहा था, मैं इसलिए आया हूँ। तो फिर अब आप जरा देखिए उस बंदे, वो कहाँ था वो बंदा, वो अपनी रूम में अब्जॉर्ब था, उसने वो दांत बिल्कुल सही। निकालवाया, उसने अभी आगे अभी हम्म, आधी स्टोरी हुई है। डॉक्टर वो उसने ही रिफ्यूज टू टेक द एनेस्थीसिया एंड द डॉक्टर टुक आउट द डिड द होल थिंग व्हाटएवर ही हैड टू डू, टुक आउट द दैट थिंग एंड ही जस्ट वो आराम से उसको जैसे महसूस ही नहीं हुआ, वो वैसे ही एनेस्थीसिया में था। उसके बाद डॉक्टर हिल गया, उसने मेरे दोस्त से कहा, मैंने उससे कहा जनाब आइंदा आप मेरे पास ना आइएगा। ही वॉज टू डिस्टर्ब कि ये उसे तो पता है, लोग तो हल्का सा यूं होता है तो चीख मारते हैं, डेंटिस्ट के पास बंदा जाए तो पता चलता है। तो ये आप देखें, इस दुनिया इस एज में ऐसे लोग हैं जो इन प्रैक्टिसेस से, जो अभी अब्बास साहब बात कर रहे हैं, इट्स पॉसिबल, बहुत कम होंगे, मगर इंसान ऐसे, मतलब इट इज क्वाइट अमेजिंग। वैसे तैमूर साहब क्या ये क्या बात। इसमें एक बात है कि ये परपेचुअली ये मोड होना भी कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का है वो है ही इसीलिए कि कोई रिएक्ट करे, कोई तकलीफ हो तो वो रिएक्ट करे। तो हर वक्त परपेचुअली होना एक अलग चीज है। कुछ टाइम के लिए तो हजरत अली का भी बड़ा मशहूर वो जो वाकया है, जो रूहानी जब एक आप हालत में होते हैं, जो तीर था उन्होंने निकलवाया अपने नमाज की हालत में, उन्होंने कहा कि उस वक्त निकाल लेना, उन्हें पता नहीं चलेगा। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये हर वक्त होना तो फिर तो आपने अपने गार्ड ही डाउन कर दिया, आपको कोई आके मार दे या कुछ कर दे तो बॉडी का तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो तो फिर खत्म हो गया या कमजोर हो गया, आई शुड से। क्यों भी, इसमें आप खुद ही सोचिए, मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब इट्स क्वाइट अमेजिंग। अब नहीं नहीं, अल्लाह आलम लेकिन वो ये आपकी, अच्छा इसमें मॉन्क्स पे तो बड़े तजुर्बात हुए हैं। ब्रीदिंग के सिलसिले में काफी एक मशहूर किताब है नेस्टर की, उसमें वो सारा ये मॉन्क्स आए थे इन लेट मेरे ख्याल में 80s में या 70s में। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाए जिसमें वो हार्ट रेट एट विल उन्होंने ऊपर नीचे किया, अपने बॉडी वो हार्ट रेट को कम कर दिया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिए। तो ये तो जब वो एक स्टेट ऑफ मेडिटेशन में होती है, इट्स ऑल एडजस्टेबल, इट्स वेरी नोन प्रैक्टिस, मतलब हाँ ये जी, तो हाँ जी, एक ट्रेडिशनली रही है हमेशा से। जाहिर है। अब ये आज हमारा मौजू नहीं है, इस पे फिर कई बात करेंगे। ये लेकिन कौन है? इसमें एक बात है, एक बात थी कि सायरा ये है बच्चा। मॉन्क्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंटेशन हुई है जुबैर साहब, इसमें ये वो क्या नोट करते हैं साइंटिस्ट, आपको कुछ डिटेल्स पता है? जी जी बिल्कुल, आप मैं आपको क्या भेज दूंगा वो उसकी जो डिटेल उन्होंने की है। लेकिन आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि क्या मैं चीज नहीं कर। मैं नहीं, असल में इसमें जो फ्लॉ है ना, क्योंकि इन जनरल मुझे आइडिया है कि क्या वो कर रहे होंगे। इसमें जो बहुत बड़ा फ्लॉ जो है ना, अगर तो वो सोल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं नहीं कि नहीं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, या वो जी ये देखना चाहते हैं कि जब वो मेडिटेट कर रहा होता है तो ब्रेन में किस किस्म की न्यूरल ट्रांसफर होते हैं, मिसाल के तौर पे, अगर तो वो ये देखना चाहते हैं, तो ऐसी स्टडी का एक हद से ज्यादा कोई फायदा नहीं है एक्चुअली। नहीं, उसकी साइंस वजह के लिए बेसिकली आपकी ये, बात तो आपकी सही है। असल में साइंस के लिए जो फैसिनेटिंग चीज है वो तो जाहिरी चीजों पे है ना। हाँ बिल्कुल सही। तो हाँ वो जी। तो सिर्फ उसको देख रहे हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के क्या हुआ तो क्या हुआ, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सोल एंड ऑल दोज, वो तो हाँ जी। आपको पता है ना। हाँ, हाँ, बराबर चलें, लेकिन वो उसका फिर उसका लिमिटेड सही उसकी बताइए, यूटिलिटी हम तो होगी। सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं ना बात साहब, जैसे मैंने भी अभी जी एग्जाम्पल दी, हम तो उसको जी और जी तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि जब जी रूह जी जी कार आमद आती है तो फिर जाहिर एक मिरेकुलस सिचुएशन बन जाती है। जैसे हजरत अली जी की मिसाल दी, जी बड़ी जी। मिसालें हैं। और सायरा ने कहा कि ऐसे लोग हो तो सोसाइटी को बड़ा नुकसान हो, नहीं, जबकि वो सारे सारे ऐसे हो ही नहीं सकते। ये भी हो नहीं बात है। सकते। और अगर ये ना हो तो ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती, ये भी हुजूर हाँ ने जी हमें सिखाया है। जी जी। और ये ऐसा नहीं है, यही लोग तो आसमान से जमीन को जोड़ते हैं। ये ना हो तो दुनिया कब की, लोग एक दूसरे को, खैर ये बहुत बड़ी एक डिस्कशन है। ये भी आजकल की सोच की वजह से हम मटीरियलिटी को पहले लाते हैं। तो खैर, अच्छा अच्छा आपने सायरा ये पॉइंट किया, क्योंकि दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ द वे वी अप्रोच थिंग्स। केन एंड एबल,
The solidification of the world has yet other consequences not mentioned so far in the human and social order. For it engenders therein a state of affairs in which everything is counted. अब हम इस दुनिया में रहते हैं, ये 40s की बात कर रहे हैं, 100-150 साल से ऐसे ही वैसे, अब तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, in which everything is counted, recorded and regulated. And this is really only another kind of mechanization. It is only too easy nowadays to find typical instances anywhere, such as, for example, the mania for census taking or statistics. आपको पता ही है, रोज कोई ना कोई वो पोल हो रहा होता है. And more generally, the endless multiplication of administrative interventions in all the circumstances of life. इसको इन्होंने एंगल से देखा मैकेनाइजेशन के. अब ये हमारा जो इंटरेक्शन है अभी भी, ये भी मैकेनाइजेशन के थ्रू हो रहा है इन अ सेंस. इसके ज़ाहिर फायदे तो बहुत हैं, मगर इसके कोई इसका ज़ाहिर डाउन साइड भी कोई होगा. These interventions must naturally have the effect of ensuring the most complete uniformity possible between individuals. All the more so because it is almost a principle of all modern administration to treat individuals as mere numerical units, all exactly alike. अब ये इंसान में इसके ना, इंसान को इसका इंट्यूशन है. तो आपको पता है इंग्लैंड में शायद आज भी आईडी कार्ड नहीं है, या बहुत अरसे नहीं था. उन्होंने कहा हम नंबर नहीं बनेंगे, वी आर ब्रिटिश सिटीजन्स, वी हैव एन आइडेंटिटी. तो हमारा नाम जो है वो हम है, ये कोई नंबर नहीं है. तो ये नंबर्स की तरफ जो जा रहा है ना, फॉर आइडेंटिफाइंग, ये उसकी तरफ एक वो है, एक क्या कहना चाहिए, रुझान है मटेरियलिज्म का. और इसकी यानी कि थ्रस्ट या इसकी डायरेक्शन क्या है, कंप्लीट यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, नॉट यूनिटी. तो ये एक इन्होंने सोशल ऑर्डर में इसका रिफ्लेक्शन दिखाया. यानी कि चीजों को प्योर नंबर की तरह नहीं सोचना चाहिए. ये आप खुद ही वैसे पढ़िएगा, पढ़ लिया होगा. Growing rapidity and ease of communication, अभी बात हो रही थी कम्युनिकेशन की, between the most distant countries. अब हम लोग दुनिया में हर जगह बैठे हैं. Thanks to the inventions of modern industries are matters of pride. Yet at the same time, every possible obstacle is put in the way of the freedom of these communications, to the extent that it is often practically impossible to get from one country to another. ये एक बहुत बड़ा एक तरह से आयरनी है कि जो 100-150 साल पहले भी आराम से लोगों को बॉर्डर्स तो थे नहीं, अब नकल मकानी करते थे और नॉलेज का ट्रांसफर बहुत आसान था, रियल नॉलेज का. अब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर तो बहुत है, मगर जो इंसान से सीखता है वो ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज जो है, अब आप पासपोर्ट के बगैर कहीं जा ही नहीं सकते. तो ये एक अजीब सा एक कॉन्ट्रडिक्शन है, और उसकी वजूहत यही है जो सारी डिस्कस हो रही. This is another special effect of solidification. अब इसका नतीजा, अब ये केनो लेबल की बात पे लाएंगे इसको, कि ये सॉलिडिफाई बाउंड्रीज भी होती जा रही हैं. तो नोमैडिक लोगों की अब जगह नहीं है. आपको पता है सऊदीया में भी वो नोमैड्स को सेटल कर रहे हैं. पूरी दुनिया में नोमैड्स को बेसिकली, in such a world there is no longer any room for nomadic people such as formerly survived in various circumstances. For these people, जी मेहर. जी तैमूर साहब, एक्चुअली आपने नोमैडिक पीपल की बात की, तो इवन जो नोमैडिक पीपल थे वो बड़े ट्राइबल थे, लाइक दे वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, और उनके आपस में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे. So how can we say कि वो nomadic people same थे, like they were not divided into numbers? नहीं, वो उस तरह नहीं. उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी ना, वो सेटल्ड नहीं थी. तो उसमें एक बहुत क्वालिटी मानी जाती है कि जो लोग नेचर के करीब रहते हैं वो हकीकत के और खुदा के ज़्यादा नज़दीक माने गए हमेशा. उनकी लैंग्वेजेस के हवाले से, उनकी सारी जो कह लो कल्चर्स के हवाले से. तो इंसानियत का जो बैलेंस है ना, ये इब्न खल्दून ने भी इस पे लिखा है. ये बहुत इसका सोशियोलॉजिकल इसका मतलब है, एक फंक्शन है.
वो तो सही है, लेकिन आप देखें इस्लाम के आने से पहले पूरा का पूरा अरेबिया जो था वो नोमैडिक पीपल ही थे, लेकिन दे वर कंप्लीटली अवे फ्रॉम गॉड आई थिंक, क्योंकि वो जी जी बिल्कुल टेरिटोरियल भी थे, डिवाइडेड थे, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बारबेरिक थे, तो उनमें कोई भी ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स कम हाँ। थे। नहीं, ये थोड़ा सा ना इस तरह देखा नहीं जाता। उनमें जो बुराइयां थी वो तो थी ऑब्वियसली, इसलिए तो रसूल भेजना पड़ा। मगर आप सवाल ये करते हैं और किया जाता है कि अरब में क्यों भेजा। अरब में इसलिए भेजा कि क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी थी, उसमें सर्टेन ह्यूमन क्वालिटीज इस जबरदस्त दर्जे पे थी। चाहे वो ढीठ थे मगर वो वैलरस थे, वो जो भी उनके कोड्स थे ट्राइबल वो उन पे चलते थे। उसमें बहुत गलतियां बुराइयां भी थी मगर बहुत सारी क्वालिटीज भी थी जिन सब को इस्लाम ने इस्तेमाल किया, और वही इस्लाम की एक मिजाज बना। उसमें मतलब उसका भी एक हिस्सा है, और स्पेशली जबान का, कि जो नोमैड्स होते हैं वो जबान को प्रिजर्व करते हैं। तो ये यानी कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और इसके पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, जो कि रिकग्नाइज्ड है इन इस्लामिक स्कॉलरशिप। हम लोग तो अब इन अ सेंस ओरिएंटलिस्ट आंखों से सारा पढ़ रहे होते हैं ना। आपको पता है मदरसे में वन ऑफ द बेसिक लिटरेचर्स व्हिच इज टॉट इज द जहलिया शायरी, क्योंकि वो उसको पढ़े बगैर कुरान की न्यूएंसेस नहीं समझ आ सकती। तो खैर इसमें ये बड़ा सटल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये एक बहुत खूबसूरत मौजू है। अच्छा, एक कमेंट सा है कि सब डिसबिलीवर्स तो नहीं थे उस कम्युनिटी में, भी बिलीवर्स भी थे, खाना काबा भी एग्जिस्ट करता था, तवाफ भी होता था, उसके कवायद और जवाबित जो थे वो सारे फॉलो किए जाते थे। तो बिलीवर्स भी थे। आप अब्दुल्ला का नाम मिल रहा है आपको, और बाकी तमाम नाम मिल रहे हैं जो अब हम इस्लामिक ट्रेडिशन में भी फॉलो करते आ रहे हैं। सो बिलीवर्स तो करते थे। मुशा, बल्कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था, पिछला चैप्टर आपने फॉलो किया, उसमें कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुई? मैंने दरमियान में असल में ज्वाइन किया था, तो इसलिए फिर मैं डिस्टर्ब नहीं किया, मैं सुन रही थी बात। और मुझे वैसे लगता था कि हमने कभी इस बुक का स्टडी सर्कल हुआ है या कोई इरादा है? हुआ है इसके हमने ना 12 चैप्टर्स का एक स्टडी सर्कल काफी कामयाब किया था, और उसके बाद फिर इस कोर्स में ऐड किया। वी थॉट कि ये एक अच्छी चीज है। तो आपका दोबारा करने का प्लान है कि स्टडी सर्कल्स का पूरे चैप्टर्स एक एक वन बाय वन? एक एक तो नहीं, बहुत ज्यादा है। इसको हम ऐसे करते हैं कि 12 सिलेक्टेड चैप्टर्स करते हैं ताकि कोई भी फिर आराम से पढ़ ले खुद ही। ठीक है। तो अभी भी मैं तो यही कहूंगा खुद ही पढ़े, और फिर जरूरत हो तो हम कर लेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि पढ़ तो लेते हैं बट स्टिल कुछ बातें होती हैं जो समझने से ज्यादा सही समझ आती है। इंशाल्लाह कभी ना कभी करेंगे जरूर। इट्स वर्थ इट, बात तो सही। अच्छा जी, अभी मेहर आ रहे हैं ना। अभी तो थोड़ा सा वो तो पहले बात आपने की कर दी, अभी आते हैं ना। हाँ, ये देखिए नोमैड्स खत्म हो रहे हैं, ये वो। And for these people gradually come to a point at which they no longer find in front of them any free space. And in addition to this, all possible means are used to cause them to adopt a sedentary life. So that in this connection also the time seems not to be far distant when the wheel will stop turning. While in addition, ये solidification का ही कह रहे हैं, एक जहत है कि इंसान जो है वो एक जगह पे फिक्स होता जा रहा है। अभी आएगा सारा कुछ, मैं पहले नहीं कहना चाह रहा कि ये सिटी और नोमैड का जो आप बहुत ही खूबसूरत इब्नुल खल्दून ने लिखा है इसी पॉइंट पे, और फेस्ट सिटी ऑफ इस्लाम में वो पूरा थ्योरी जो है टाइटस बर्खाट ने बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है कि पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन में ये एक बैलेंस चलता रहता है कि हमेशा जो ये फोर्स आती है वो नोमैड से आती है। चाहे चंगेज खान हो, बड़े खूंखार तबाही मचाते हुए आए और वो फिर इस्लाम में अब्जॉर्ब हो गए, और उन्होंने दे ऑलवेज ब्रिंग अ न्यू ब्लड। और जो सिटी होती है हमेशा वो
डीजेनरेट करती है, बुराइयां शुरू में तो आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो सिटी ईज है उसकी वजह से नरम पड़ जाते हैं, तो फिर एक और वेव ऑफ नोमैड्स आती है। ये इस्लामिक हिस्ट्री में थ्रू आउट रहा है। वो नॉर्थ अफ्रीका के थे क्योंकि इब्न खल्दून, तो उन्होंने अफ्रीका की पूरी हिस्ट्री से भरी पड़ी है, तो वो भी मैं शेयर बल्कि कर दूंगा। आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड दैट चैप्टर। यही जो बात हो रही है जरा खोल के है। अच्छा जी, कहाँ चले? वी जी जनाब। आप जो ये बात कह रहे हैं कि शहरों को जो उन्होंने तबाह किया, तो अगर बगदाद की फॉल का हम देखते हैं, उसमें तो उन्होंने लाइब्रेरीज को भी आग लगा दी थी। बहुत अच्छा किया। अच्छा कैसे किया? वो जो वो इतना किया नॉलेज तो जो एक क्रिएट हुआ था बात वो तो तो सुने खत्म ना, हो गया। उन्होंने उन्होंने क्या मैं कहूँ, बंदे, उन्होंने यूनिवर्सिटियां बना दी, बंदे ऐसे बने। क्या हुआ कि उनके बाद वो जब सारा तहस नहस हो गया, तो जिसे कहते हैं सेकंड रेनेसांस ऑफ इस्लाम emerged in the 13th century। बहुत ये एस्टैब्लिश बात है कि जो 13th सेंचुरी है, which is after the Mongol devastation, it's like a fresh spring। ये सारे जो तरीकत के जो ऑर्डर्स हैं, जो आर्ट की एक फ्लावरिंग है, एक साइक्लिक सा वो है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, अभी इससे रिलेटेड है, तो आपका सवाल बहुत अच्छा है। सर मैं आगे चलूं, फिर आप दोबारा पूछ लेना अगर मसला हो। कि ये डिस्ट्रॉय तो करता है, बट इट ऑलवेज ब्रिंग्स अबाउट समथिंग fresh, so that in this connection also the time seems not too far when the wheel will stop turning. While in addition, within the sedentary life, the towns representing something like the final degree of fixation take on an overwhelming importance and tend more and more to absorb everything else. जैसे हमारे यहाँ भी हो रहा है, from village to city. This is how it comes about that towards the end of the cycle, Cain, ये sedentary था, towns बनाई थी, Rayleigh and finally slays Abel। एडम के जो दो बेटे थे, ये बुनियादी तौर पर मैं क्योंकि टाइम कम है, मैं इसका आप फिर खुद ही पढ़िएगा, यही इन सेंस जल्द हमें ख़त्म करना होगा। बेसिकली ये कह रहे हैं कि सिर्फ आदम के दो बेटे नहीं थे, ये ह्यूमैनिटी के दो साइड्स हैं। आदम जो है उसकी ये दो साइड्स हैं, एक सिटी ड्वेलर्स और एक नोमैड्स, और इनका बैलेंस जो है वो होना लाजमी है। जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन के तहत सिटीज आपको पता ही है बुराइयों की जड़ रही है हमेशा से। हुजूर ने तो कहा था एक पॉइंट से ज्यादा बड़ी होनी ही नहीं चाहिए सिटी। तो ये वही कह रहे हैं कि, और जो सिंबल है बाइबल का उसमें क्या है कि केन जो है वो एबल का कत्ल कर देता है, तो ये बहुत उस तरह इंटरप्रेट किया है। Cain is represented in biblical symbolism as being primarily a farmer and Abel as a stock master। यानी कि ये चरवाहे होते हैं, इनकी मेन जो होती है चीज वो स्टॉक ही होता है ना। And thus they are the types of the two sorts of people who have existed since the origins of the present humanity। ये बात हो गई, or at least since the earliest differentiation took place, namely that between the sedentary peoples। क्योंकि अगर लंबी हिस्ट्री में देखें तो पहले आदम था, वो इंसानियत की एक स्टेज थी, फिर ये दो टाइप्स बने, एक डिवोटेड टू कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड द नोमैड्स डिवोटेड टू द रेजिंग ऑफ फ्लॉक्स एंड हर्ड्स। It must be emphasized that these two occupations are essential and primordial in the two human types. Anything else is only accidental, derived or superadded. And to speak of people as hunters or fishers, for example, as modern ethnologists so often do, is either to mistake the accidental for the essential, or it is to restrict attention to a more or less late cases of anomaly or degeneration वगैरह वगैरह। बस आप मेन पॉइंट समझ गए ना। तो अब प्लीज ये आप खुद ही, है थोड़ा सा टाइम, अभी 10 मिनट है। ये जो डिफरेंस है टू टाइप्स का, उनकी हर चीज में उनके नजर आता है।
अपने उनके लॉज हैं, अपने राइट्स हैं, ये हमें नजर आता है। सैक्रिफिशियल राइट्स जो है बाइबल में आया, केन ने वेजिटेबल ऑफरिंग्स की थी, वेजिटेबल और एनिमल ऑफरिंग्स एबल ने की थी, क्योंकि वो पौधे उगाता था, फसलें, और ये जानवर पालता था। तोरा इज फॉर द नोमैडिक पीपल, क्योंकि हिब्रूज जो है बहुत अरसे तक नोमैड्स ही रहे हैं, बेसिकली दे वर नोमैड्स। इसलिए कहीं मैंने सुना कि उनका ऐसा आर्किटेक्चर कोई जूइश आर्किटेक्चर नहीं है। जूस जो है एज नोमैड्स, उनका प्राइमरी एक्सप्रेशन होता है पोएट्री एंड म्यूजिक। और आज भी आप देखें ये जूस के खून में होता है। बड़े बड़े जो म्यूजिशियंस हैं क्लासिकल वेस्ट में और कंडक्टर्स हैं, आप देखेंगे उनके नाम के आगे, जैसे बहुत फेमस वायलिनिस्ट था यहूदी मेनोइन, उसके नाम में यहूदी था। तो ये इस तरह से, और जैसे अरब्स की पोइट्री है। Hence the way in which the story of Cain and Abel is presented, for it would appear in a different light. Sorry, आगे चलते हैं जी। ये सब पढ़िएगा आप फिर खुद ही, काफी इंटरेस्टिंग इसमें वो है बातें। अब आ रहे हैं द सिंबलिज्म ऑफ द मर्डर ऑफ एबल बाय केन। The special character of the Hebrew tradition is also responsible for the disapproval that is brought to bear on certain arts and certain trades, especially appropriate to sedentary people, क्योंकि उनका जो शरीयत आई थी वो nomadic थी, इसलिए notably on everything connected with the construction of fixed dwellings. At any rate, ये फिर जाहिर है वो सेटल होने लगे, इसलिए उनको इजाजत नहीं थी खुद हाथ से बिल्डिंग, प्रॉपर सॉलिड बिल्डिंग बनाने की। तो और लोग उनका, क्योंकि लॉ शरीयत जो थी नोमैडिक टाइम्स की थी, ये लिख रहे हैं कि उन्होंने फिर फॉरेन वर्कर्स ने टेंपल बनाया था जेरूसलम में। The agricultural people, just because they are sedentary, are naturally those who arrive sooner or later at the building of towns. It is said that the first town was founded by Cain himself. तो ये फेजेस बता रहे हैं, पहला फेज तो नेचुरल है, फिर एग्रीकल्चरल है, फिर टाउन है। तो ये सेडेंटरिज्म की 2 फेजेस कह रहे हैं। जितना आगे बढ़ेगा वो फिक्स होता जाएगा, स्पेशली कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा। यानी कि जो हमारे यहाँ विलेजेस में लोग रहते हैं वो रहते तो है फिक्स्ड, मगर एक उसमें फिर भी लूजनेस है, जबकि जो सिटी में रहते हैं वो और सॉलिड कंस्ट्रक्शन में फॉर एग्जांपल रहते हैं, वो मिट्टी की कंस्ट्रक्शन में रहते हैं वगैरह। अब ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि द वर्क्स ऑफ सेडेंटरी पीपल आर वर्क्स ऑफ टाइम। These people are fixed in space within strictly limited domain and develop their activities in a temporal continuity that appears to them to be indefinite. On the other hand, nomadic and pastoral peoples build nothing durable and do not work for a future that escapes them, but they have space before them, not facing them with any limitation. अभी इससे निकलेगा ये कि इनके आर्ट्स ऑफ टाइम है, उनके आर्ट ऑफ नहीं, उनके आर्ट अभी देखते हैं, सॉरी गलत कह रहा हूं। इन दिस वे इज रिवील्ड द ये तैमूर कॉरेस्पॉन्डेंस। साहब, इसको आप बड़ी जल्दी से गुजर गए हैं, ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज, ये अभी जो आ रहा है टेम्पोरल ऐसे। कंटिन्यूटी का। हाँ जी, देखिए वो असल में ना एक वो जो अभी बात कर रहे थे ना, 2 of the basic conditions of this world are time and space. असल में ये इन 2 प्रिंसिपल्स का भी रिफ्लेक्शन है, नोमैड्स और सेडेंटरीज। तो जो सेडेंटरीज हैं दे आर फिक्स्ड इन स्पेस उनकी वो नहीं है फील्ड, उनकी फील्ड देयरफॉर टाइम आती है। उनके आर्ट्स यही कह रहे हैं ना कि टेम्पोरल आर्ट्स हैं। देखते हैं क्या मतलब है उसका, मुझे याद तो नहीं। और जबकि जो अपने नोमैड्स हैं वो स्पेस में उनके लिए मूवमेंट है, टाइम उनके लिए कोई इतना वो इन अ सेंस टाइमलेस में है, वो ज्यादा टाइमलेस सॉर्ट ऑफ स्टेट है, वो स्पेस में ज्यादा है। तो लेट्स सी क्या कहता है।
अब कहीं एक और चैप्टर में उन्होंने बताया कि जो टाइम है ना वो दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन and space is the principle of expansion. In actual fact, both these principles are manifested simultaneously in space and in time as in everything else. यानी कि प्योर कॉन्ट्रैक्शन और प्योर एक्सपेंशन नहीं हो सकती, जैसे प्योर मैटर और प्योर स्पिरिट नहीं हो सकती। तो यही इसका मेन पॉइंट है, ये आपको खुद गौर से पढ़ना पड़ेगा। इसमें वैसे एक बार ये एक पहलू ये भी निकलता है कि अब जैसे अब आप ये देख रहे हैं कि साइकिल के एंड में जो सेडेंट्री हैं वो डोमिनेट करेंगे नोमैडिक पे जी। अब इसका बेसिकली मतलब ये है कि साइकिल के एंड पे जस्ट बिफोर द साइकिल एंड्स जो टाइम जो है ना बेसिकली वो स्पेस को कंज्यूम कर लेगा, टाइम कंज्यूम स्पेस। लेकिन जैसे ही साइकिल खत्म होती है और अगली शुरू होती है तो टाइम विल चेंज इनटू स्पेस। तो एक लिहाज से जैसे केन ने एबल को मर्डर किया, तो जब एक साइकिल खत्म होगी और अगली शुरू होगी तो इंस्टेंटेनियसली देयर विल बी अ रिवर्सल। मतलब साइकिल खत्म होने से पहले टाइम विल बी डोमिनेंट ओवर स्पेस, लेकिन जैसे साइकिल खत्म होगी इंस्टेंटेनियसली टाइम विल बी कंज्यूम्ड इनटू स्पेस। तो वो इसको गिनो इस तरह भी कहते हैं कि वो जो मर्डर हुआ था कि एबल का केन से, उसका एक रिवेंज भी होगा जैसे अगली साइकिल शुरू होगी। साइकिल के एंड पे टाइम विल बी डोमिनेंट और जैसे अगली साइकिल शुरू होती है तो टाइम विल बी डिस्ट्रॉयड बाय स्पेस, जिसको कहते हैं कि टाइम चेंज इनटू स्पेस। तो वो एक तरह से रिवेंज भी है उस मर्डर का। तो इसमें ये बड़ी कमाल बात है बेसिकली। इसी टाइप के एक इंटरेस्टिंग यही जो प्रिंसिपल्स है उनकी एप्लीकेशन। नोमैड्स डायरेक्ट देयर एक्टिविटीज टू द एनिमल किंगडम, mobile like themselves. Sedentary people on the other hand direct them in the first place to the two non-mobile kingdoms, the vegetable and the mineral. The use of mineral elements includes more especially building and metallurgy वगैरह. Furthermore, it is in the nature of things that sedentary people should tend to the making of visual symbols, images made up of various substances, and these images can always be related back directly to the geometrical viewpoint, the origin and foundation of all spatial conception. Nomads on the other hand, उनको जैसे कि बिल्कुल जूस को इमेजेस मना थी ना, उनके लिए मना है इमेजेस, might tend to make sonorous symbols. जो मैंने पहले कहा था poetry and music is their forte, ये भी खूबसूरत बात है। तो आपको समझिए ना, इस एंगल से आप पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत है ये कि कुछ प्रिंसिपल्स के भी तहत दिखा रहे हैं कि ये इंसानियत में टाइम और स्पेस को पीछे आप जहन में रखें और फिर इन दो ह्यूमैनिटीज को देखें। इसमें वैसे इसमें ये भी कह सकते हैं कि मतलब इनकी चाहे सेडेंट्री की जो भी एक्टिविटीज देखें, इवन आर्ट्स भी देखें, उनमें साइमल्टेनिटी का एलिमेंट ज्यादा डोमिनेंट नजर आएगा, सक्सेशन का कम आएगा। अब ये जो विजुअल सिंबल है इसमें भी साइमल्टेनिटी का एलिमेंट डोमिनेंट है, सक्सेशन का नहीं। और जो नोमैडिक हैं उनमें सक्सेशन का एलिमेंट जो सोनोरस है नेचर, उसमें सक्सेशन का एलिमेंट डोमिनेंट है ना, साइमल्टेनिटी का इतना नहीं। बिल्कुल तो ये भी इसमें बात है, सक्सेशन का एलिमेंट डोमिनेंट होगा नोमैड्स में और साइमल्टेनिटी का एलिमेंट डोमिनेंट होगा सेडेंटरी में। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए, इसमें देख लें। सेडेंटरी पीपल्स क्रिएट द प्लास्टिक आर्ट्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, arts consisting of forms developed in space. The nomads create the phonetic arts, music and poetry, arts consisting of forms unfolded in time, जैसे अब्बास साहब ने कहा था, सक्सेशन का मतलब टाइम। यह बहुत खूबसूरत है। आप मुसाब, ये आपके लिए तो बड़ी डेट्रीमेंटल सी ये उन्होंने स्टेटमेंट डाल दी है, ये तो अच्छी बात नहीं है। आर्किटेक्ट को उन्होंने जो प्लास्टिक आर्ट्स और आपको तो उन्होंने इस कैटेगरी में डाल दिया, फिर अब क्या करें? नहीं, हम तो इसी में ना, ये जो सिटी ड्वेलर्स का तो यही है ना आर्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम सेक्रेड आर्किटेक्चर बनाएंगे ना। नहीं, आप फिर म्यूजिक और पोएट्री में जरा कोई डैबल करें ना जरा। वो सारा ही होता है, मेरा मतलब म्यूजिक भी होता है सिटी। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। ये मतलब एक अप्रोच बताई है कि इसमें कि ये नहीं है कि इसके पास ये नहीं और उसके पास वो नहीं है, मगर एक प्रेडोमिनेंस बताई है
या उसके नेचर के ये ज्यादा करीब है, उसके नेचर के ये ज्यादा करीब। जी मैं इसमें वैसे इसमें इसमें सॉरी वैसे एक जुबैर सवाल साहब है क्विक सा जुबैर- कि हम्म। ये तो समझ आ गई कि जो सेडेंटरी हैं वो प्लास्टिक आर्ट से किस तरह रिलेटेड है क्योंकि स्पेस से, लेकिन ये जो म्यूजिक और पोइट्री है वो टाइम से किस तरह, उसमें किस तरह अनफोल्ड हो रही है, इसको जरा बताइए। क्योंकि देखें जो ये हमें जो रिसीव होती है ना माइंड को, ये टाइम में होती है। यानी कि म्यूजिक पहले एक सुर बनता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसमें जो रिदम होती है वो टाइम ही मार्क कर रही होती है। मगर ये इंसान की कैपेसिटी ऐसी है कि वो उसको एज अ होल परसीव करता है। ऐसे नहीं होता कि पहले एक सुर सुनता है फिर वो मेमोरी में जाता है, फिर तो ये इस पे सक्सेशन बड़ी से आप रिलेट कर रहे हैं कि सक्सेशन में आ रही है एक चीज और हम उसे जिस तरह कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम उससे यूनिटी परसीव कर रहे हैं, ये तो एक अलग बहस है ना, ये बड़ा जी। खूबसूरत एक इसकी स्टडीज है। मगर इधर पॉइंट ये है कि दिस इज एक्सपीरियंस्ड इन टाइम, इट ओके, अनफोल्ड्स इन टाइम, whereas the arts of space are all there in simultaneity. सही है, वो इवेंट्स के तौर पे आ रहे हैं और वो हैं, दे मतलब है आर। कि वो पूरी बिल्डिंग आप एक नजर में देख रहे हैं ना, समझ गया, ठीक है, शुक्रिया। इट्स या विजुअल सिंबल्स की भी यही खुसूसियत है ना, जो अब्बास साहब ने कहा, जो सिंबॉलिक आर्ट ज्योमेट्रिक आर्ट का यही है कि इट्स ऑल देयर एट वंस। जी मेहर, आप क्या कह रही हैं? जी तैमूर साहब, एक्चुअली रेने गेनाउ का ये जो पॉइंट है साइंस के क्रिटिसिज्म के ऊपर, वो तो मुझे समझ आ रहा है, बट उनके अपने पॉइंट की क्या एप्लीकेबिलिटी है वो समझ में नहीं इतनी क्लियरली मुझे आ रही कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू से थ्रू हिज मेथड्स, लाइक हाँ जी हाँ जी, उनकी एप्लीकेशन क्या है? उनकी एप्लीकेशन ये है कि इंसानियत उन्हीं रूल्स पे हमेशा से रही है। तो ये उन रूल्स का जो ब्रेक हुआ है ना एनलाइटनमेंट में, पोस्ट रेनेसांस, जो अब नॉर्म हम समझ रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये एबनॉर्मल है। ये सिर्फ ये बता रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, वो हमारी आंखों से सिर्फ पर्दा उठाना चाह रहे हैं कि कायनात के असूल क्या हैं, और उनसे उनके असूलों पे चलते हुए इंसान जाहिर है एक और तरह की दुनिया बनाता है, और उन असूलों को पस पुष्ट डाल के जो दुनिया बनती है अपने जहन पे, तो वो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं और उसमें रूह मौजूद नहीं है। वो इट इज सॉर्ट ऑफ अ स्टेराइल एंड स्टेराइलिंग एनवायरनमेंट। वो हमें ये गो के हम इसमें पैदा हुए इसलिए हम इसको इतना देखते ही नहीं है, देख नहीं सकते। तो वो एक तरह से हमें मुख्तलिफ तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हकीकत नहीं है। हकीकत जो है वो रूह है, मादा नहीं है। और it is what plays out in the very fabric of the cosmos, in the very fabric of societies, in the very fabric of the arts they produce, वगैरह वगैरह, उनके राइट्स, उनके जो भी सिंबलिज्म्स, मिथ्स, यही तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वही प्रिंसिपल्स हैं माइथोलॉजी में दिख रहे हैं, फेरी टेल में दिख रहे हैं, साइंस में दिख रहे हैं, फिलॉसफी में दिख रहे हैं, कॉस्मोलॉजी में दिख रहे हैं, आर्किटेक्चर में दिख रहे हैं, मेडिसिन में दिख रहे हैं, मेटलर्जी में दिख रहे हैं, यानी अल्केमी में दिख रहे हैं। तो ये मकसद है कहने का। सो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, व्हिच इज he's trying to say that's the correct way of looking at the world, and this is a partial way of looking at the world, that's all. ये फिर आ रहे हैं the complementarism of the conditions of existence is manifested in the following. अब ये जो कायनाती असूल है उन पे चले गए, वो कह रहे पहले असूल होंगे फिर उनकी मैनिफेस्टेशन होगी। तो वो क्या है? Those who work for time are stabilized in space, and those who wander in space are ceaselessly modified within time. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन है, मैं समझता हूँ ये आप खुद आराम से पढ़ना पड़ेगा, कितने पेज रह गए। The animal sacrifice is fatal to Abel, and the vegetable offering of Cain was not accepted. He who
is blessed dies. Abel अच्छा वाला था ना. He who lives is accursed. इसने कत्ल किया था. Equilibrium is thus broken on both sides. How can it be re-established? Except by exchanges such that each has its part in the productions of the other. अब ये उसकी एप्लीकेशन है जो मेहर पूछ रही थी, एप्लीकेशन क्या है. तो इसमें वो सटल बैलेंस है बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि थ्रू आउट द एजेस रहा है. कुछ चीजें जो है वो नोमैड्स प्रोड्यूस करते थे, वो मार्केट्स में लेके आते थे. कुछ चीजें जो है सिटी ड्वेलर्स प्रोड्यूस करते थे. तो दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे. इसमें ये बताया कि देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ हार्मनी. ये आप खुद ही पढ़िएगा, अब टाइम नहीं है. तो ये इक्विलिब्रियम कह रहे हैं. इसमें पूरे इंसानी हिस्ट्री में इसके मुख्तलिफ जो रहे हैं ना एस्पेक्ट बड़ी खूबसूरती से बयान किया. विश ये अब मेरे ख्याल से इतने पॉइंटर्स दे दिए कि आप पढ़ेंगे तो आई थिंक यू विल एंजॉय इट. आखिरी लाइन पढ़ लेते हैं. द ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट ऑफ द एक्सचेंजेस, वही जो मैं कह रहा हूँ, दोनों के मे इम्पाइंज ऑन द थ्री डोमेन्स. स्पिरिचुअल, एक दूसरे से उनको फायदा होता था हर सतह पे. Spiritual, psychic and corporal. Spirit, soul and body, corresponding to the three worlds. The exchange of principles, of symbols and offerings. Principles रूहानियत हो गई, symbols जो होते हैं वो psychic world is like a symbol of the spiritual, and offerings like a material. Such is the triple foundation in the true traditional history of terrestrial humanity on which rests the mystery of pacts. हुजूर ने भी ट्राइब्स के साथ पैक्ट्स करते रहते थे, और ये पुराने सारे ट्राइबल कल्चर्स में ये होता भी था. Alliances and benedictions, basically equivalent to the sharing out of the spiritual influences at work in our world. But these last considerations cannot be dwelt on, for they obviously belong to a normal state of affairs, from which we are now very far removed in all respects. A state of which the modern world as such is in truth no more than the simple and direct negation. तो बेसिक मकसद वही निकला जो मैंने मेहर के सवाल के जवाब में कहा था कि ये हार्मोनियस और बैलेंस्ड और नॉर्मल जो ह्यूमैनिटी का बैलेंस था उसको हमें दिखाना चाह रहे हैं, ये बताने को कि अब जो है वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. तो जनाब यहाँ ये अब खत्म करते हैं. बड़े इधर तो तैमूर साहब ये जरा दोबारा बताइए, ये प्रिंसिपल्स, सिंबल्स और ऑफरिंग, ये तीन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे? They each relates to the spirit. One relates to the spiritual in man, the other to the psychic in man, and the third to the body of man. अच्छा, ये ऊपर वाले जो हैं उसी के साथ हैं. ठीक है. ये जब आप पढ़ेंगे ना तो पीछे काफी एग्जांपल्स हैं ना, बेशुमार हैं फुटनोट्स में इधर उधर. फिर ये एक स्ट्रक्चर दिया उन्होंने, तो बड़ा सटल सा ये चैप्टर है. एक बिल्कुल अलग डोमेन में उन्होंने ये प्रिंसिपल को अप्लाई करके दिखाया. तो बड़ी मास्टरफुल सी किताब है. ज़ाहिर है एकदम से नहीं, इसको जितना स्टडी करें तो काफी फ्रूटफुल है. एनी और कोई कमेंट या क्वेश्चन हो तो प्लीज. ये एक फुटनोट में उन्होंने बात की पहले पेज पे कि क्वांटिटी के बारे में वेल नोन फैक्ट है. इवन विलेजर्स को भी ये पता है कि जब मवेशियों को गिना जाता है, जितनी दफा गिनोगे उतनी दफा उतने ज्यादा वो मरती हैं. ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये तो काफी ये है. इस तरह के आप शगुन कह लें, हर कल्चर में होते हैं. कि मैं बताऊं आपको कि जो हमारे यहाँ जैसे ज़कात की शक्ल में नजर आता है कि अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ दौलत है, उसमें से आप 1/10 जो है वो सदका करते हैं ताकि जो आपके पास है उसमें बरकत पड़े. और ये जो ट्रेडिशनल लोग हैं उन्हें पता था ऐसे होता है, और रिवायती लोग आज तक हमारे माशरे में लोगों को पता है कि सदका खैरात का कैसे क्लेंजिंग होती है और बरकत पड़ती है माल में, और बरकत पड़ती है. और इसका फिजिकली एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो हम दरख्तों की प्रूनिंग करते हैं ना, काट छांट, ये हर माली को या जो भी अब गार्डनिंग करता है उसको पता है
कि जब आप एक दरख्त की अच्छी तरह काट छाट करते हैं तो वो उसमें एनर्जी डबल हो जाती है। अगर फल पहले इतना आता था वो डबल साइज का आता है। तो ये कॉस्मिक प्रिंसिपल है। वंस अगेन दिस लेकिन इज अ उसकी जी उस हाँ। फिजिकल की तो वजह है ना प्रूनिंग की, कि जो मैं जो ये हाँ नहीं नहीं सही आप कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जो ये वाली एग्जांपल है शगुन हाँ से तो समझ आती है बात की। इसका फिर यही पैरेलल है कि जितने आप पैसों को गिने जाएंगे या जितना आप एक्यूरेट होने की कोशिश करते हैं चीजों को, उसकी होनी नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना क्वांटिफाई करते हैं वो उतना ही आप दलदल में गिरते जाते हैं। कुछ इस तरह से बात मुझे समझ आ रही है। देखिए यही तो कॉन्सेप्ट है ना ज़कात का और सदके का, कि जितना आप माल को गिरेंगे यानी क्वांटिटी साइड पे जाएंगे स्पिरिट कम हो जाएगी। यही मैं बरकत के लफ्ज से कह रहा हूँ। और लोग ठीक। अपनी जिंदगी में आजमाते हैं। हम जो जो बिलीवर्स हैं, जो हमारा पूरा कल्चर इसमें, यानी कि ये हर कल्चर में होता है। अब जाहिर है इसको शक की नजर से देखा जाता है क्योंकि मटेरियलिस्टिक हो गई है वर्ल्ड व्यू। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जैसे आप क्वांटिटी साइड पे जाएंगे क्वालिटी साइड वीक हो जाएगी। और पिछले सारे जो लोग नेचर के करीब रहते थे उन्हें पता था कि ये अगर आप माल को काउंट करेंगे बकरियों को तो वो नुकसान होने का खदशा है, बुरा शगुन है। तो ये एक और तरह से दुनिया को देखने का क्वालिटेटिव तरीका। जाहिर है शरीयतों ने भी इसको रीइटरेट किया। जैसे ज़कात की मैंने बात की, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है तुम एक दो में उससे डबल वापस करूंगा अगर अच्छी नीयत से। तो इसमें एक हाँ बात ये भी कि जब आप काउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं आप उनको न्यूमेरिकल यूनिट्स के तौर पे ट्रीट कर रहे होते हैं ना। काउंटिंग करने का मतलब ही यही है कि उनमें अगर कोई कोई क्वालिटेटिव कोई डिस्टिंक्शन है उसको आप नजरअंदाज कर। ये इनहेरेंट है ना काउंटिंग के प्रोसेस में। लेकिन एक शीप दूसरा तीसरा चौथा, अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो अजम्पशन यही है मतलब काउंटिंग जब आप कर रहे हैं तो आप उनको सेम लेवल पे ले आए ना। इस तरह इंसानों की काउंटिंग जब आप करेंगे तो आप उनको मेयर न्यूमेरिकल यूनिट्स के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं ना, क्योंकि काउंटिंग में कोई क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन जो है वो तो कंसिडर नहीं कर रहे होंगे ना। तो ये भी इसमें बात है। तो इसलिए मेरे ख्याल इससे इसका ताल्लुक है ना बदशुगली का, क्योंकि आपका जहन जो है वो सब्सटेंशियल पोल की तरफ जा रहा है ना, वो डोमिनेट कर रहा है उस प्रोसेस के अंदर। इसमें ये बात है ना बेसिक। और वैसे भी ये जो प्रोग्रेसिव मटेरियलाइजेशन है या सब्सटेंशियल पोल की तरफ जो जाना है, ये जो जा रही है दुनिया, उसका एक यही तो एक असर है कि आप देखें कि अभी ऑलरेडी उसके असरात नजर आना शुरू हो गए कि जैसे जैसे अब और आगे हम जाएंगे इंसानों में जो क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शंस हैं वो कम से कम होती जाएंगी और इवेंचुअली तमाम एक दूसरे के क्लोन्स, ऑलमोस्ट क्लोन्स नजर आएंगे। मतलब एग्जैक्ट क्लोन्स तो नहीं हो सकते ना, अपेरेंटली जारी बातें होंगे, क्योंकि जारी बात है वो जैसे कहा था वो क्वालिटी क्वांटिटी का मिक्सचर से ही चीज मैनिफेस्ट हो सकती है। अब आप देख लेंगे जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी थी वो भी कम क्यों हुई है। जितनी भी डाइवर्सिटी थी, नेचुरल डाइवर्सिटी, चाहे वो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म किया जा रहा है। यही वो यूनिफॉर्मिटी है जिसकी तरफ इशारा है। तो वो फिर इवेंचुअली अब सबका ड्रेस कोड पूरी दुनिया में मोरलेस तमाम इंसानों का एक जैसा हो गया, मतलब चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा है। यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाने का क्या मतलब है कि जो क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन जो मल्टीप्लिसिटी है वो डोमिनेट हो रही है और जो क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन जो मल्टीप्लिसिटी है वो लेस डोमिनेट होती जा रही है। मतलब कि हम वो उस सतह पे हमें इंसानों को ले जाया जा रहा है जहां मिनरल्स होते हैं। देखिए अगर आप इंसान से लेके इंसान, एनिमल, नबातात और फिर मिनरल्स की तरफ जाएं तो ये नेचुरली ये हायरार्की कैसे है, वो इस तरह है कि अगर आप इंसान को देखें तो उसमें क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरा स्पेक्ट्रम है, बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है। लेकिन जैसे जैसे आप इंसान से मिनरल्स की तरफ जाते हैं तो वहां बेसिकली अगर किसी स्टोन की आप बात कर लें तो उस स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनमें कोई क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन नजर नहीं आएगी आपको। वो मोरलेस दे विल अपीयर एज कॉपीज ऑफ ईच अदर। लेकिन जैसे आप नबातात से इंसान की तरफ जाते हैं तो क्वालिटी जो है वो डोमिनेट करती है, क्वांटिटी कम होती है। उसका असरात मैनिफेस्टेड रियल में कैसे नजर आते हैं कि एक ही मैन की स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्वालिटेटिव डिफरेंसेस और डिस्टिंक्शंस आपको काफी मिलेंगे, लेकिन उसी को सप्रेस करने की कोशिश भी की जा रही है। और उसी से फिर क्योंकि यूनिफॉर्मिटी उसी से पैदा होगी, अगर आप क्वालिटेटिव डिफरेंसेस को खत्म कर देंगे अपेरेंटली तभी वो यूनिफॉर्मिटी आएगी ना, तभी आप क्या कहते हैं फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी जस्टिफाइड लगेंगे कि जहां फिर आप क्या कहते हैं लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है ना आपस में, ये है बेसिकली बात। वो
मेहर मुझे आपकी बात नहीं समझ आई, क्योंकि हायरार्की का तो मतलब ही है कि क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन है ना, इसमें न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया? नहीं, जो आपने बात की थी कि अब हम आइडेंटिटीज बन गए हैं, जैसे हर कंट्री के अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, एथनिक आइडेंटिटीज हैं, रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं, और फिर उसमें भी हमने हायरार्कीज कंसिडर कर दी है ना, कि लाइक वन क्लैन इज बेटर देन द अदर। हमारा जो इंडिया नहीं। पाकिस्तान में कास्ट सिस्टम है वो सारा हायरार्किकल है, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड इज ऑल हायरार्की बेस्ड, even gender differences are all hierarchy based as well. नहीं So, नहीं जी, वो नहीं तो नहीं नहीं, वो काफी हायरार्की जो है, नहीं 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 नहीं, वो हायरार्की क्वालिटी पर मबनी नहीं, वो वो क्वालिटीज क्वालिटी पे पर मबनी नहीं। पर्सपेक्टिव है, आपकी स्किन कलर के ऊपर आप डिफरेंसेस हैं, आपकी जेंडर पे, वो सारे आपकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है। नहीं, जो डोमिनेटिंग एस्पेक्ट है वो क्वालिटी नहीं है हायरार्की में, डोमिनेटिंग एस्पेक्ट क्वालिटी नहीं है, नहीं कैसे तो हो सकता है? क्वालिटी होगा ना पासा, हायरार्की तो क्वालिटेटिव। मगर वहां में नहीं एक नहीं, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, आइडेंटिटी कार्ड मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो के आइडेंटिटी कार्ड इसलिए नहीं माने ब्रिटिश कि उसमें नंबर है, कि इंसान को तुम नंबर में क्यों चेंज कर रहे हो, यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हो। हम नंबर नहीं है, मेरा एक नाम है, मेरा ब्रिटिश हूं, दैट इज इनफ, आई डोंट नीड अ नंबर टू डिस्टिंग्विश मी। नंबर जो है असल में वो आपकी मेरे कहने का क्वालिटी खत्म कर देता है, ये इंस्टिंक्ट है इंसान में। अब हम्म, दूसरा सवाल आपका था जी हायरार्की पे, वो बात साहब कुछ कह रहे हैं। जी, मैं नहीं नहीं, असल में मैं जो कहना चाह रहा था बेसिकली वो ये कि जो जो नेचुरल हायरार्की है बेसिकली, वो आजकल जो भी हायरार्की आपको नजर आएगी वो आर्टिफिशियल होगी, वो नेचुरल हायरार्की नहीं होगी। कहने का बेसिकली मेरा जो नेचुरल हायरार्की है वो क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन पर मबनी होगी। मतलब इंसानों के अंदर भी आप एक हायरार्की मिसाल के तौर पे बना सकते हैं। मतलब जो ट्रू कॉन्सेप्ट था मिसाल के तौर पे इंडियन कास्ट सिस्टम का, उसमें बेसिकली वो एक नेचुरल क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन है, उसकी बुनियाद पे था। तो इंसानों में भी एक हायरार्की बनती है, हर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, हर कोई क्षत्रिय नहीं हो सकता। जो ट्रू इसकी मतलब जो अगर ट्रू स्पिरिट में इस कास्ट सिस्टम को देखें तो वो जो नेचुरल एक हायरार्की है विद इन अ स्पीशीज ऑफ मैन, क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन पर मबनी, वो एग्जिस्ट करती है, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब उस नेचुरल हायरार्की के मुताबिक आपको हायरार्की एक्सटर्नल वर्ल्ड में मिलेगी नहीं। मतलब अब अगर एक ब्राह्मणिक नेचर का इंसान है, वो बेचारा हो सकता है कि वो ऐसा काम कर रहा हो जो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके मुताबिक ही ना हो। तो आजकल जो भी हायरार्की बनी हुई वो आर्टिफिशियल है बेसिकली। ये मेरे कहने का बेसिकली क्वांटिटी पे बेस्ड है ना, मॉडर्न हायरार्की तो जितना माल है आप ऊपर है। एब्सोल्युटली, ये मेरे कहने का मतलब था कि आजकल जो हायरार्की है वो बेसिकली आर्टिफिशियल है। ये मेरे कहने का, वो क्वालिटी पर मबनी नहीं है, जो नेचुरल क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शंस है उस पर मबनी है, हायरार्की नहीं है आजकल। ये मेरे कहने का मतलब, ये क्वांटिटी पे मबनी है। जी 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 बिल्कुल। मतलब जिसकी साइज ज्यादा है, माल जिसका ज्यादा है वो हायरार्की में ऊपर है, माल जिसका कम है वो हायरार्की नीचे। दिस अमाउंट्स टू नथिंग, क्वांटिटेटिव डिस्टिंक्शन अमाउंट्स टू नथिंग बेसिकली। एक इंडिविजुअल हो या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हो, इनमें क्वालिटेटिवली कोई फर्क नहीं, दे आर द सेम। तो मेहर इस सवाल का जवाब अगली क्लास में देंगे। ये जेंडर ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, इस पे जरूर बात करेंगे। तैमूर साहब, ये जो आपने नंबर्स वाली जो बार बार बात की है, जिसमें पता नहीं इंग्लैंड वाले अब क्या करते हैं, लेकिन ये वजह पता नहीं क्या है, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल रीजन तो बड़ा सिंपल है। वो ठीक है, वो इंसानों को एक नंबर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो द होल आइडिया इज, जिसकी वजह से वो करना चाह रहे हैं, एक ये भी वजह है कि यूनिकनेस फाइंड कर रहे हैं विदाउट क्वालिफाइंग इट एनी अदर वे। क्वांटिटी से वो यूनिकनेस लाना चाह रहे हैं, जो कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। जिस तरह यूएस में सोशल सिक्योरिटी, हर एक के पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो कि यूनिक है, वो नंबर की कोई और एग्जिस्ट नहीं, पोजेस नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में आइडिया यही है इसे क्वांटिफाई करने का, कि एक ऐसा यूनिक नंबर दे दिया जाए कि वो कहे अच्छा दिस इज पर्सन एक्स, दिस इज पर्सन वाई। क्योंकि अगर नामों से जाएंगे तो फिर नाम तो यूनिक नहीं रहते ना, तो उसके साथ कुछ और लगाना पड़ेगा, तो फिर वो मैथमेटिकली वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर उसे सर्च करना पड़े और वो सारा। तो मेरे ख्याल में ये सारे पीछे रीजन हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है ऑब्वियसली कि आप एक नंबर बन के रह जाते हैं, आपकी फिर कोई शख्सियत नहीं होती, आप बेसिकली यू जस्ट अ नंबर। हाँ जाहिर है, मैं ये तो नहीं, क्योंकि प्योर क्वांटिटी भी नहीं एग्जिस्ट करती, प्योर क्वालिटी भी नहीं करती, मिक्सचर तो होगा। मगर हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा प्रिडोमिनेंट क्या साइड हो रही है, क्योंकि ये एज मैकेनिस्टिक है, क्वांटिटी बेस्ड एज है, तो हर
वो बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में क्वांटिटी जो है वो अपना असर दिखा रही है। कहने का मकसद ये जी। वैसे ये जो लोग इस पे पुशबैक कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि वो प्राइवेसी का इशू ज्यादा है, कि वो कहते हैं कि जब आप हमें इस तरह टैग कर देते हैं तो बेसिकली यू आर एबल टू ट्रैक अस। ये आजकल, पहले तो ये नहीं था, अब तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। बिल्कुल, ये इट्स रियल। इस पे भी फिर मेरे ख्याल से ये इसी किताब के उसमें आ जाता है इंशाल्लाह। बहुत आपने अच्छा वैसे पॉइंट उठाया। इस पे मेरे ख्याल से मजीद बात होगी, अभी हमें खत्म करनी पड़ेगी, टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी बात इस पे वो ये कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू फील, हर एक के पास एक नंबर असाइन हुआ है, आपके पास भी या डॉक्टर साहब के पास भी, या जो कि ट्रैक हो रहा है आपके फोन में जो जीपीएस है, वो हर एक बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी है, हर एक को पता है कि कौन इस वक्त कहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो अगर आप उसको छोड़ने के लिए रजामंद हैं तो वो फिर आप बच सकते हैं, वरना मगर आप देखें ना कितना मतलब डिस्टर्बिंग है। हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं होता, मगर थोड़ा सा सोचे तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, क्या कह सकता हूँ। मैं कहने का इट्स आल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ दिस एज। ये इसी किताब की थीम से बड़ा रिलेट करता है। इस पे नहीं, वो बीच में एक कमेंट आया था कि इंटरनेट के ये फवायद हैं। मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, फवायद हैं, इंक्लूडिंग जो ये कमेंट था कि ये क्लास हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में नुकसानात बहुत ज्यादा हैं इसकी। बड़ा ये अच्छा आपने पॉइंट उठाया, बिल्कुल डिबेटेबल है। फायदे तो हर चीज के सारे होते हैं, मगर नुकसान। जी बुशरा। पर आई वुड जस्ट कमेंट, मतलब उसके फेवर में नहीं, बट वैसे बात कर रही हूँ कि मेरे जानने में बहुत से लोग ऐसे हुआ वेरी मच इन हैप्पी कि हमें इस तरह चेक किया जा रहा है, या हमें हमारा in a way they sort of trust the system and the government, and they say that now they are sort of taking care of us, and they are aware कि हम किस वक्त कौन से ग्रोसरी स्टोर में होंगे या कौन सी दुकान पर होंगे और कहाँ पर होंगे। मतलब ये रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में मैंने लोगों से सुना है कि दे आर क्वाइट हैप्पी विद दिस। वो मेरे ख्याल में बड़े डिल्यूजनल हैं। मैं लेट मी से दिस, दे आर वेरी वेरी डिल्यूजनल, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी किसी के को इस तरह फेवर नहीं कर रही होती। दे डोंट हैव द टाइम। ये ज्यादा अब्यूज ही होती है। मतलब हम इतने also very चलता कि किसी हरकत के पीछे उसके मीन्स क्या कुछ और भी हो सकते हैं। I think it's also very ironic कि हम लोग internet as well, rather than writing a letter with a postage stamp or कबूतर को इस्तेमाल नहीं करे, that would have taken a very long time. So I think we have to appreciate that. हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो स्पेशली इंटरनेट है इसने बड़ा डाइल्यूट कर दिया नॉलेज को। फॉर एग्जांपल, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के पूरी इस्लामिक मेथोडोलॉजी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज ऑन इंटरनेट मींस नथिंग टू मी, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जाके देख सकता हूँ, लेकिन हाउ डज दैट हेल्प मी? पूरी लाइब्रेरी मेरे हाथों में है, लेकिन मेरी पॉइंट ये है कि उसने डाइल्यूट कर दिया हुआ है, क्योंकि जब तक जो वन ऑन वन से आपको जो चीज पता चलती है या एक ग्रुप सेटिंग में या फर्क तरीके से, वो उस इंफॉर्मेशन के होने से नहीं होता। इस वक्त आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, आई शुड से पाकिस्तान, पूरी दुनिया में नॉलेज है ब्लास्ट हो रही है, उससे क्या फायदा हो रहा है? क्योंकि डाइल्यूट, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही उसको। The thing is, internet, I would say internet is a tool, ठीक है ना? एक scissors है आपके पास, आप scissors से कागज काट सकते हैं, आप scissors से किसी की उंगली भी काट सकते हैं। इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू फिश आउट कि आपने कहाँ से करना है, क्या नहीं करना। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स, बट मेनी पीपल आर गेटिंग फ्री एजुकेशन without paying anything. Many people are getting very good education. So I think just to say a blanket statement कि जी ये सारा कुछ गलत है, or just to say a blanket statement कि only one-on-one is the only, because one-on-one is not always possible. How do I do one-on-one from New York? You tell me, मैं कैसे कर सकती हूँ? Do you really want to? Do you really want to? That's the point. मैं पहली बात ये, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी कि सारी No, I'm just saying that you cannot say that everything नहीं, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दी, right? मैं तो ये कह रहा हूँ, you have to acknowledge कि हम ये Zoom पे डिबेट कर रहे हैं कि इंटरनेट खराब है, just the irony of मैंने ये नहीं कहा, right? मेरे ख्याल में आपने मेरी बात को
देखिए मैं ये कह रहा हूँ हर चीज के फवायद होते हैं, नुकसान होते हैं। देखिए फॉर बिल्कुल, एग्जांपल that's what I'm जिस saying, तरह हर चीज के होते हैं। अगर मैं ये कंप्लीट करूं, जिस तरह शराब है, शराब के फायदे भी हैं, नुकसान, हर चीज के यही है। देखा तो ये जाता है कि कौन सी चीज आउटवे कर रही है, दैट इज द पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके जाहिर है ऑब्वियसली इसके फवायद इतने ज्यादा हैं, हम ये जो बहस कर रहे हैं वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। हम तो एक इसको बड़े स्केल पे देख रहे हैं कि अच्छा जूरी स्टिल आउट प्रोबेबली, लेकिन इसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, ये सवाल है। ये नहीं है कि इसके जाहिर है किसी चीज के भी फायदे ढेर सारे होंगे और नुकसानात भी होंगे, शराब के बड़े फवायद हैं, इससे कौन डिसएग्री कर सकता है। मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट था। आई थिंक एग्जीक्यूशन करने में अपने जो भी इंटरनेट आप में इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं उसमें ऑब्वियसली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सोशल मीडिया के इतने नेगेटिव इम्पैक्ट हैं साइकोलॉजी पे, यू नो पीपल समटाइम्स कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ यू नो पिक्चर्स ऑफ यू नो अदर पीपल एंड डिप्रेशन हो जाता है। लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, but I think that it's good to talk of the negative things and good to talk of the positive things, and then devise means how we can control and sort of improve our lives rather than कोई चीज हमें रूल करना शुरू हो जाए, हमारी लाइफ खराब करना शुरू हो जाए। I totally agree. You know, my nieces are like always on YouTube and one video after the other. I think कि उन बेचारों की attention span क्या होएगा? We were not like this when we were kids. So I don't think it's healthy for kids to watch one video after the other. So I agree there are a lot of like wrong things about it, but also there are a lot of beneficial things, and control तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। I think we are saying the same thing then. ठीक है। इसमें एक पहलू मेरे ख्याल इससे काफी रेलेवेंट इसी बुक के अंदर एक चैप्टर है, हेट्रेड ऑफ सीक्रेसी। ये आप लोग जरूर पढ़ें। तो इसमें बस एक कमेंट मैं करना चाहूंगा कि ये जो हमने यूनिफॉर्मिटी वाला एस्पेक्ट अभी पढ़ा था मॉडर्निटी का, कि जिसमें तमाम इंसानों को हर लिहाज से बराबर समझा जाता है, मतलब कोई क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन कंसिडर किए बगैर। अब ये इंटरनेट जैसे जो टूल्स हैं ना, इनसे एक मेरी नज़र में फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू नुकसान ये हो सकता है कि आप हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना उसका एक्सेस हर किस्म के इंसान को दे रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे जो बेसिक अंडरलाइंग असम्पशन ये है कि तमाम इंसान हर लिहाज से बराबर हैं, दे आर मेयर न्यूमेरिकल यूनिट्स, आइडेंटिकल। अब लेकिन ऐसा नहीं है, नेचुरली ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, क्योंकि दो लोग जो नेचुरली बड़े मुख्तलिफ हैं उनको सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दें, एक के ऊपर होता है उसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट हो फ्रॉम इन अ पॉजिटिव सेंस, एक पे हो सकता है बड़ा नेगेटिव इफेक्ट हो उसका, क्योंकि वो उस इंफॉर्मेशन को हजम करने की काबिल नहीं होगा बेसिकली। तो इंटरनेट ये कर रहा है कि वो हर किस्म की इंफॉर्मेशन हर किस्म के शख्स के एक्सेस में दे रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंटरनेट का। अगर ये इस चीज पे चेक लगा दिया जाए, इसको अगर चेक किया जाए तो फिर इसके काफी बेहतरी आ सकती है। मेरी नजर में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जी ज़रीन आपा, आप क्या कह रही जी? टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, एक फिल्म का है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड वहां पे अगर होना है तो प्लीज मेरा मशवरा जरूर देखिएगा। इट्स सच एन आई ओपनर कि किस तरह से क्वालिटी निकालने के बाद क्वांटिटी हमें क्वांटिटी में ही के डब्बे में डाला जा रहा है विद द पर्सनल नंबर एंड सो ऑन, क्योंकि बैलेंस, जैसे पहले सबने कहा, बैलेंस को खराब किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की तो बहुत इम्प्रेसिव, नो डाउट एडवांसमेंट्स है जिसकी वजह से इट्स इम्प्रेसिव, लेकिन कुछ कहीं पे इन पॉलिसी बनाने वालों ने वो क्वालिटी को ऐसे कर दिया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म प्लीज देखिएगा, इट्स यू नो माइंड बॉगलिंग एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा है, और अभी आपने जिस पॉइंट पे खत्म किया दैट इज एग्जैक्टली इन लाइन विद व्हाट वी आर डिस्कसिंग। तो आप इजाजत लेना चाहेंगे? जी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वैसे एक छोटा सा मैं कमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहा था कि क्वांटिफिकेशन की इंतहा तो अब ये हो गई है कि अब मिसाल के तौर पर अगर मेरी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसमें एक क्या कहते हैं एक ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, OBE उसे कहते हैं। उसमें स्टूडेंट को मतलब उसकी स्टूडेंट लाइफ का एक एक पहलू जो है ना उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश हो रही है। मतलब आपने स्टूडेंट को इवेल्युएट करना है, मतलब जिसमें क्वांटिफिकेशन जो है ना वो टोटली डोमिनेंट है। इवन उसके अंदर ये भी रखा गया कि अगर आपने कैरेक्टर भी इवेल्युएट करना है, कैरेक्टर को भी इवेल्युएट करें,
उसको भी कोई नंबर असाइन करें। केपीआईज एक टर्म यूज होती है कि जी क्या कहते हैं, जो मोरालिटी वाला एस्पेक्ट है स्टूडेंट का, उसको भी आपने क्वांटिफाई करना है। तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। आप देखिए हायर एजुकेशन, अंदाजा करें आप। पहले तो डॉक्टर साहब वो चलो यूनिफॉर्मिटी, उसकी वजह तो यूनिफॉर्मिटी लाना है ना, वो बस वही ये है। पीछे उसके वो जी वरना फिर सब्जेक्टिव हो जाता है ना कि आपने जिस तरह हाँ जी किसी को किया और बस किसी और ने किया है। जी ऐसे ही है ना। लेकिन वो देखे ना, अब ये हम यही तो ट्रैप है। लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलनी थी बेसिकली, ओबीई सिस्टम यही निकलनी थी, क्योंकि वो ये जो हमारी शुरू में फील्ड जो में भी एक जी। पहली पौड़ी जब चढ़ गए थे ना, तो उसके बाद नतीजा फिर यही निकलना था। फिर मसला ये है, अब ये वो बस वैसे तो चीजें बड़ी लॉजिकली कंसिस्टेंट लगती हैं, लेकिन जब वो पहली पौड़ी आप चढ़ जाते हैं ना, उसके बाद चीजें आपको लॉजिकली कंसिस्टेंट नजर आती हैं। वो मसला पहली पौड़ी ना चढ़ने का होता है, उस वक्त ही ना चढ़े तो फिर आपको पता सही आपको तस्वीर आपके सामने आती है। एक बार आप पौड़ी चढ़ जाए ना, तो उसके बाद फिर आपको ये लगता है कि ये लॉजिकल है, सारी चीजें कंसिस्टेंट है। अब ओबी सिस्टम जो है लोगों को बड़ा लॉजिकली कंसिस्टेंट लग रहा है। वो कह रहे हैं खासतौर पर इंजीनियरिंग के अंदर तो ओबी सिस्टम ही होना चाहिए ग्रेडिंग के लिए और वैल्यूएट करने के लिए, ताकि सब्जेक्टिविटी वाला एलिमेंट निकाल दिया जाए। और वैसे तो ये बड़ी प्यारी बात लगती है, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं है कि इसके क्या नताइज होंगे, क्या असरात होंगे। आप स्टूडेंट के माइंड को मैकेनिकल बना रहे हैं, इसका असर ये होगा। वो बेसिकली ये स्टेप है टुवर्ड्स डॉक्टर साहब मेकिंग उसमें ह्यूमन क्या अ हर्ज है? रोबोट। वैसे मैं वैसे ही डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ, तो क्या हर्ज है अगर मैकेनिकल बना दिया तो क्या होगा? वो मैकेनिकल बना दिया तो क्या होगा? ये होगा कि फिर आप जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है लाइफ का, उसका क्या करेंगे? नहीं, वो तो उन्होंने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है ना, उसकी शख्सियत पे क्या फर्क पड़ा? या आप ये कह रहे हैं कि वो भी उसको मॉडल करने की कोशिश करता रहेगा कि मैं किसी तरह कंफर्म कर लूं जस्ट टू फिट नहीं द नहीं मॉडल? नहीं, मैं बताता हूँ क्या असर पड़ेगा। ये रेने गेनो ने इसका जवाब इसी किताब में दिया है। रेने गेनो ने कहा कि आपका जो सोचने का तरीका होता है ना, या जिस आप अपनी पर्सनैलिटी को जिस तरीके से उसको बनाते हैं या बनती है, उसका एक नतीजा ये भी होता है कि फिर जो जो नेचर है बेसिकली वो अपने कुछ एस्पेक्ट्स आपसे कंसील कर लेती है। ठीक है कि नहीं? फिर आपको नेचर भी मैकेनिकली नजर आती है, उसमें फिर को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है ना वो कंसील कर लेती है, आपको नजर नहीं आता, होता है आपको नजर नहीं आता। इसके असरात ये होते हैं, इसके डायरेक्ट असरात आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और पे। फिर डाउन द लाइन उसको जब डिप्रेशन होगा, मरीज बन जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी ये क्यों हुआ है। लेकिन आपके पास फ्रीडम है, आपने इंटरनेट या मॉडर्न सोर्सेज से अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना है, या आपने टीचर्स फाइंड करने हैं अपने लिए, आपने किसी मजहब में बिलीव करना है, यू हैव द फ्रीडम एंड यू हैव द टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर इट, नहीं एंड नहीं, पीपल इसमें ऑल मसला ओवर द वर्ल्ड बेनिफिट फ्रॉम इट। बात नहीं, साहब ये मसला कह रहे हैं देखें, कि जिस तरह का इक्वल एक्सेस जो है ना वो सही चीज नहीं है। वो यही अलग तो बात है मसला है, बात साहब, वो आपने अलग सबको बात करें। इक्वल एक्सेस नहीं देना, क्योंकि क्योंकि हर इंसान में एक तरह की इंफॉर्मेशन हजम या अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। वो जिसमें हजम करने की कैपेबिलिटी नहीं है, जो तफरीक नहीं कर सकता, फिल्टर आउट नहीं कर सकता अनवांटेड या नॉइज को, उसके फिर नेगेटिव असरात लेकिन होने हु के चांसेस बढ़ डिसाइड्स कि जाएंगे। आपको कौन सी एक्सेस मिलनी चाहिए कौन सी नहीं? फिर तो ये चाइनीज गवर्नमेंट जो कर रही है वो भी ठीक है। दे डोंट हैव गूगल, दे डोंट हैव व्हाट्सएप, उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट एक नहीं, अपनी उनके बबल में पास रह रहे हैं। ऑल्टरनेट हैं, वो अगर गूगल नहीं है ऑल्टरनेट तो है, उन्होंने लेकिन आई एम अपना। जस्ट सेइंग दे डोंट गेट द सेम इंफॉर्मेशन। जो मैं गूगल सर्च करूंगी किसी चीज पे, अगर मैं चाइना जाके वो चीज सर्च करूं, सर्च रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, बिकॉज दे आर फिल्टर्ड। तो दे बिलीव, द चाइनीज गवर्नमेंट बिलीव्स कि हम प्रोवाइड करेंगे क्या फिल्टर है। सो आई एम आपको आस्किंग ख्याल डॉक्टर है अब्बास कि कौन नहीं ये तो डिसीजन बनाता है कि इक्वल एक्सेस कैसे मिलनी चाहिए और कैसे नहीं मिलनी चाहिए? गूगल भी के पास आपको ख्याल है वो फिल्टर नहीं होती, वो भी कंट्रोल्ड गूगल जितनी अनफिल्टर्ड मतलब है, मतलब it is one of the most unfiltered organization ever. In fact, they could earn billions of dollars. उन्होंने चाइना को अपना कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? I'm saying this because my brother works in Google और उसने मुझे बताई थी ये बात कि गूगल के CEOs ने ये मीटिंग की थी कि ये हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कि हम चाइनीज गवर्नमेंट को अलाउ करें कि वो हमारे रिजल्ट्स फिल्टर कर तो सके। एक एस्पेक्ट है, मगर जो बात साहब कह रहे हैं उससे जो यूनिफॉर्मिटी है ना, गलत और सही सारा कुछ वो एक तो ही ठीक लाइन है, में लेकिन खड़ा है। मैं डॉक्टर अब्बास से पूछ रही हूँ कि हु डिसाइड्स कि मेरे ये जी जी जी, कैपेबिलिटीज है और मुझे असल ये में इन्फॉर्मेशन देखें ना मिलनी चाहिए या आपका, नहीं? जी जी जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मसला ये है कि अब तो इतनी खिचड़ी पक गई है। ये बात है ना कि देखिए डिसाइड करने वाले लोग पुराने हो जाएंगे वक्तों सारे। में, देखे ना पुराने वक्तों में तो उस्ताद होता था ना, उसका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता था, उसका काम ये भी होता था कि वो शागिर्द जो है ना उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको आइडेंटिफाई करे और फिर उसके हिसाब से उसको काम पे लगाया जाए।
अब तो उस तरह के उस्ताद भी नहीं रहे ज्यादा। हाँ, ये भी आपको तो पता है बड़ी कि खिचड़ी। मदरसों में किस तरह के उस्ताद होते हैं, लाइक देयर पीपल जो बच्चों को जी अब्यूज जी भी मैं करते हैं, नहीं तो नहीं हु मैं मदरसे डिसाइड्स की कि लान नहीं क्या लिया। करना चाहिए। जी खिचड़ी पक गई है काफी, आप सही कह रही हैं। ये हाँ, तो बड़ी हमें ये एडवांस सब स्टेज है ना। चीजें कंसिडर करके इस तरह से सोचना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग पुरानी ट्रेडिशनल चीजों की नेगेटिव एस्पेक्ट्स या बुराइयों को डिस्कस ना करें और सिर्फ हम लोग एक ही एस्पेक्ट डिस्कस करें कि ये सब चीजें पॉजिटिव हैं और हमारी सब इस वक्त नहीं जो नहीं चीजें वो नेगेटिव, नहीं वो नहीं, गलत लेकिन हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये यहाँ ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कम से कम गलत और सही का पता होना चाहिए। अब वो एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होती है नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन हमें गलत और सही का तो पता होना चाहिए ना, वो मेंशन वैसे करना जरूरी है। अगर मिस सायरा आपने जो एक एग्जांपल दी है, मैं आपको वाजे कर दूं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। जो गूगल है इज द मेजर कल्प्रिट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो दे आर नॉट प्लेइंग अलोंग विद चाइनीज इज अ डिफरेंट रीजन। वो जो एड जिस तरह से आपको दे रहे हैं और जिस तरह से आपको प्रमोट कर, आपको नज कर रहे हैं टू डिफरेंट वेबसाइट्स, यू डोंट इवन नो कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, इन अ बिगर स्कीम ऑफ एडवर्टीजमेंट्स थिंग्स, का सुने बिल्कुल ना, आपने इन अ ठीक कहा, बिगर, सुन तो ऑब्वियसली लें, मनी इज अ प्लीज वेरी प्लीज सुन तो इंपॉर्टेंट लें पार्ट ना, ऑफ इट, बट सुन तो लें, मेरी आर्गुमेंट तो प्लीज सुन लें। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं इन अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग दे आर डूइंग लेस डैमेज, बट दे आर, आप ये ना समझेंगे बड़े वो मासूम है। दिस इज नो, माय फील्ड, आई नो एब्सोल्युटली दिस फॉर अ नॉट, फैक्ट। एब्सोल्युटली नॉट। नो, वो फेसबुक, गूगल, आई अंडरस्टैंड, मुझे सारे एडवर्टाइजमेंट्स मुझे भी मिलते हैं, वही मेरी सर्चेस के ऊपर ही बेस्ड मिलते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आई डोंट थिंक कि जो चाइनीज गवर्नमेंट का तरीका है वो सही है, टू एक्चुअली डिसाइड कि हाँ जी अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो इसको सिर्फ यही रिजल्ट्स मिलने चाहिए जिस तरह के उनके वो मैंने आपसे उसी एग्री किया, का मैं सिर्फ ये पॉइंट कह रहा हूं कि गूगल इज डूइंग द सेम थिंग एट अ डिफरेंट लेवल। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं। मैं भी कह तो रहा हूँ कि ये दोनों। पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। सो आई गेस वी ऑल आर राइट, इट्स एवरीबॉडी इज इन दैट, देयर इज नो एब्सोल्यूट, देन रिलेटिव स्केल पे ही है, कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर नहीं रहा नहीं है। हम नहीं नहीं नहीं, एक चीज प्रिंसिपल्स नहीं की नहीं नहीं बात नहीं कर नहीं, रहे सॉरी हैं। सॉरी सॉरी, एक चीज एब्सोल्यूट है, नहीं नहीं सब हर चीज रिलेटिव नहीं है, सॉरी। एक चीज इन प्रिंसिपल, देखे इन प्रिंसिपल ये इतना मैसिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना सब इंसानों को, ये इन प्रिंसिपल गलत है। ये नहीं, लेकिन मैं आपसे कम से पूछ कम रही हूँ मैं कौन डिसाइड करेगा कि किसको क्या मिलनी है इंफॉर्मेशन, मेरी बात मुकम्मल होने देना। क्योंकि उसमें भी अब ये पावर हम प्ले आ मेरी जाएगा। मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। अब ये हमें जानना क्यों जरूरी है कि ये उसूली तौर पे ये चीज ठीक नहीं है भाई, क्यों जरूरी है? देखिए ये सारी जो डिस्कशन है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है कम से कम वो ये है, नंबर वन, एक तो ये कि जो मॉडर्निटी में जो डिसेप्टिव एलिमेंट है ना, जो उसकी डिसेप्शन है उसको डिकोड किया जाए ताकि हम उससे डिसीव ना हो, मॉडर्निटी के जितने भी जाल हैं उनमें ना फंसे। सबसे इंपॉर्टेंट ये, ताकि फिर हम, क्योंकि उसके डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर होगा। ये सारी डिस्कशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसे कहते हैं जो मोटिवेशन है बिहाइंड दिस डिस्कशन वो ये है बेसिकली। अब वो आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, मतलब ये जो नॉन एंटी ट्रेडिशनल सोसाइटी है इसको हम ट्रेडिशनल कैसे बनाएं वो एक अलग बात है। जरा वो तो हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम वो कर सकें। इस डिस्कशन का मेन मकसद यही है कि जो डिसेप्शन है बेसिकली उसको डिसाइफर या डिकोड कर सके, जो उसके डायरेक्ट ताल्लुक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ है, हमारी पोस्ट ह्यूमन स्टेट के साथ है, हमारी सेल्वेशन के साथ है, डिलीवरेंस के साथ है। ये मैं जी बस कहना चाह रहा हूँ। माहम आपने हाथ खड़ा किया, थैंक यू बासब, जबरदस्त। सायरा आप, थैंक यू माहम। अभी जो सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है एक्सेस की भी जो बात है और इंफॉर्मेशन का सारा, तो क्या हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की एक्सेस में भी एक कास्ट सिस्टम हो जाए जिसमें कुछ ब्राह्मण होंगे जो डिजर्व करते हैं उस एक्सेस को और कुछ शूदर होंगे जिनको नहीं है जरूरत, उनको नहीं देने की जरूरत, और उनकी जो हालत है बस वो वैसी की वैसी रहे? मेरा ख्याल है अभी डिस्कशन ये नहीं होना चाहिए, डिस्कशन ये हो रहा है कि the difference between knowledge and information is getting blurred because the age is of quantity. So quantity of information is available obviously, but लग खदशा ये हो रहा है कि qualitative element उस information, उस knowledge में से एक तरह से इस तरह खत्म हो रहा है कि everything is equal ना। तो यानी कि it's the medium, if the medium is mechanized, नहीं इस पे बहस नहीं हो रही, उस क्वालिटी ऑफ नॉलेज पे भी बहस हो रही है। और यानी कि हम इस सिस्टम के प्रिंसिपल्स पे बहस कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स पे करेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी बहस। मकसद हमारा ये है कि आप प्रिंसिपल्स को पहचानना शुरू करें।
लेकिन तैमूर साहब, ये जो मुसलमानों की डाउनफॉल स्टार्ट हुई थी बेसिकली वो लैक ऑफ एजुकेशन से ही हुई थी, जब वेस्ट ने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज करके ये बताना शुरू कर दिया दुनिया को कि उनके पास नॉलेज है और नॉलेज होर्डिंग करना शुरू कर दी, उससे भी हायरार्कीज क्रिएट हो गई। अब आप देख लें कि दुनिया के जितने भी आप भी जितने भी रिसोर्सेज दे रहे हैं वो वेस्टर्न स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स के रिसोर्सेज है जो हम पढ़ रहे हैं। हम जितने भी जर्नल आर्टिकल्स जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, रिकग्नाइज्ड हैं इंटरनेशनली, जिनके इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हैं, वो भी सारे वेस्ट में प्रोड्यूस होते हैं और किए जाते हैं। तो आई फील कि ये जो बात अब्बास साहब कर रहे हैं कि जी एक्सेस to education should not be the same for, ये तो डिफाई कर रही है कुरान के प्रिंसिपल्स को जो जिसमें ये बात की गई है, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की कि जी एजुकेशन के लिए आप चीन तक जाएं, which means कि आप जितनी भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं आप कर, जितनी भी हम आप इसको एफर्ट कर यही सकते तो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। मेहर, आप बात समझ नहीं पा रही, हम क्वांटिटी और क्वालिटी पे बहस कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जो मीन्स ऑफ नॉलेज डिलीवरी है दे आर आल्सो नॉट जजमेंट फ्री, यानी कि उसमें भी क्वालिटी क्वांटिटी के देखने की बात है। ये डिस्कशन तो बेसिकली प्रिंसिपल्स पे हो रहा है, पर्टिकुलर्स पे नहीं हो रहा। तैमूर साहब, वैसे दोनों पहलू हैं। एक तो जारी बात है, वो ये भी बात है कि इंटरनेट पे जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टफ अवेलेबल है उसको हम नॉलेज कह भी नहीं सकते यकीनन, लेकिन मैं ये बात भी कर रहा हूँ और मैं इस पे कायम हूँ कि अगर क्वालिटी इंफॉर्मेशन या अगर नॉलेज भी अवेलेबल हो इन अ ट्रेडिशनल सेंस, अगर नॉलेज भी अवेलेबल हो इंटरनेट पे लेट्स से, तो तब भी क्या कहते हैं तमाम इंसानों को इक्वल एक्सेस उस नॉलेज का नहीं होना चाहिए। ये मैं इस पे खड़ा हूँ। आई स्टैंड ऑन इट। इस पे मैं फिर आगे बात करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल आई स्टैंड ऑन इट। और मैं ये समझता हूँ ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बात है। आई स्टैंड ऑन दिस। चलिए, इस पे अभी तो मतलब है कि बात जी जी, इसमें फिर बहस अगर कोई करना चाहे तो कर ले बाद में। इसमें कौन डिसाइड करता है कि मुझे क्या नॉलेज मिलनी चाहिए और क्या मेरे लिए बुरी है? आप मेरे लिए डिसाइड करेंगे, मेरी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मेरे बहन भाई करेंगे? हु डिसाइड्स? यही तो सारी क्या बात पता वो हो भी रही गलत हो। है सर जी के पहली बात यह है कि पैमानों की बात हो रही है ना। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं उसमें उसका तो प्रिंसिपल ही है कि आई विल डिसाइड एवरीथिंग। हम ये कह रहे हैं कि देयर इज डिफरेंट वे ऑफ परसीविंग वैल्यू एंड नॉलेज। नहीं तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप लोगों ने जो नॉलेज एक्सेस करनी है, आई शुड डिसाइड फॉर इट, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं ज्यादा आपसे अक्लमंद हूँ। नहीं, लेकिन अगर आप अफगानिस्तान की एग्जांपल लें तो उनकी तो तालिबान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जी औरतों को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, वो भी ठीक फायदा है, नहीं आप उनको भी सपोर्ट कर दें। तो अब्बास साहब के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल ठीक डिसीजन है, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसमें जेंडर का कोई चक्कर नहीं। सॉरी सर, मेरी बात को जेंडर का चक्कर तो आएगा, बिकॉज जेंडर का चक्कर तो दुनिया नहीं, इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका नहीं, उन्होंने बिल्कुल ट्रेडिशन पे बेस्ड किया अपना आर्गुमेंट। उन्होंने कहा कि जी हमने 22 और ऑनर के तहत औरतों की एजुकेशन बंद है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो ट्रेडिशनल नहीं है ट्रेडिशनल, वो गलत कह रहे हैं। ये जो मैं नेचुरल हायरार्की बात कर रहा हूँ बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, इसका जेंडर से किसी हद तक कोई ताल्लुक नहीं, सिंपल एज दैट। इसका ये नेचुरल हायरार्की है बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन, जो इंसान ये मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स की आप कह रहे हैं रिफ्लेक्शन है इन द ह्यूमन प्लेन। ये हायरार्की हमेशा से होनी, ये हायरार्की खत्म भी नहीं हो सकती। चाहे तो आप मेडिटेट करके बताएंगे किसको क्या नॉलेज हासिल करनी है? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग हु डिसाइड्स फॉर मी। मैं ये बात नहीं कर रहा। बात साहब, जो चॉइसेस होती हैं वो किसी एक्सपीरियंस और किसी नॉलेज, आप 12 साल स्कूलिंग करते देन यू आर इन अ पोजीशन टू हैव अ वेग आइडिया कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, एमबीए करूं। अब एक आप क्लास 1 के बच्चे को कहे तुम डिसाइड करो, तो इट्स अ बिट अबसर्ड। नहीं, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, हम तो सारे एडल्ट्स हैं ना। आप प्रिंसिपल नहीं समझ पा रही ना। इस पे बाद में मेरे ख्याल डिस्कशन बड़ी अच्छी है और बड़ी रिच है। वी मस्ट कंटिन्यू दिस, बट नाउ वी विल हैव टू एंड इट नाउ। मुझे और भी काम है काफी, बट वी विल नॉट डिसकंटिन्यू दिस डिस्कशन, दिस शुड गो ऑन। चाहे जो हमारा जो दूसरा चैट ग्रुप है उसमें कर सकते हैं, वो जो रीडिंग ग्रुप है
और क्लास में भी कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक प्रिंसिपल है, उस पे मैं कायम हूँ। मेरे हिसाब से ये प्रिंसिपियल बात है कि देयर इज अ नेचुरल हायरार्की। Like it will be the Taliban and the Chinese government. That's what I'm trying to tell you. देखिए तालिबान और both the Taliban and the Chinese are extreme cases of other aspects of modernity, of mechanization, of sticking to the quantitative side of things. वो religion की quantitative side पे है और बड़ी truncated, जबकि चाइनीज जो है वो जो बाकी दुनिया में होने वाला वो पहले वहां पहुंच गए हैं, यानी कि उसकी जो एक प्योरली क्वांटिटेटिव एक, तो उससे कंट्रोल आता है ना, जो जुबैर साहब कह रहे थे, बेसिकली जो हमें मॉनिटर कर रहे हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। वो चाइनीज गवर्नमेंट प्रिंसिपल को तो फॉलो कर रहे हैं ना कि हम डिसाइड करेंगे। नहीं कर रहे, नहीं जी नहीं कर रहे। मैं जिस प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी में इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा। इसके ऊपर फिर अगली बार डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी है, नेचुरल हायरार्की के कोरिस्पॉन्डिंग अगर आप उसको फॉलो करेंगे तभी इक्विलिब्रियम हार्मनी होगी, वरना फिर डिसइंटीग्रेशन होगी, जो अब हो रही है, आगे और ज्यादा होगी। ये मसला, प्रॉब्लम ये है। इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं खैर आपसे अगली बार बात करेंगे, आपके पॉइंट पे बिल्कुल अलग बहस है, क्योंकि वो काफी टोटली अफगान हिस्ट्री से ना डिस्कनेक्ट आप जो बात करी। अफगान कौम जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इट वाज क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ इस्लामिक नॉलेज, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी। ये जब से वॉर हुई है, हमें आपको तो पता ही नहीं कि अफगान कल्चर है क्या इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज साइड। पीपल हैव मेड स्टडीज ऑफ इट, 4-4, 5-5 साल की, उस पर अभी किताब भी आ गई है मेरे कजन की, मैं आपको दिखाऊंगा। It's a complete yellow journalism, the picture that is painted of pre-war। मतलब है अफगानिस्तान ऐसा नहीं है जैसा, ना तालिबान रिप्रेजेंट एनी अफगानिस्तान एट ऑल। तो ये एक बड़ी मिस इन्फॉर्म किस्म की डिस्कशन है, इसको हम बाद में जारी रखेंगे। अच्छी कोई भी स्टैंडर्ड किताब उठा ले अफगानिस्तान पे, उस पर आपको पता चल जाएगा उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी नॉलेज structures, उनकी spiritual structures. It was a proper normal traditional civilization. It wasn't a Taliban are another phase. Taliban are another phase of modernity. ये पता नहीं, ये भी बहुत क्लियर, इस पे भी बात हो सकती है, इस पे भी लोगों ने, स्कॉलर्स ने लिखा है। लेकिन जो चाइनीज गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल है, वो भी उन्होंने कहा हुआ है कि जी वो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स बेस करते हैं कि टू प्रिजर्व आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज। उनका सारा के सारा जो पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो सारा इसी पर बेस्ड है। तो हु डिसाइड्स कि ये ट्रेडिशनल है या ये साइंटिफिक है या ये मॉडर्न है या नहीं, क्योंकि वो खुद तो इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को कह रहे हैं कि जी वो नहीं कहते, वो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं बाय द वे, व्हिच इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए, इस पे बात होगी, बहुत अच्छा डिस्कशन है, मेरा ख्याल है इस टॉपिक से बिल्कुल कनेक्टेड है, और उम्मीद है कि ये हम डॉक्टर फुआद से भी ये सवाल करेंगे तो बहुत मुझसे बेहतर जवाब दे सकेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर द रिच डिस्कशन। वैसे डॉक्टर फवाद का ही है वैसे, तैमूर साहब, ये डॉक्टर फवाद की एक्सपर्टीज है, उनसे जरूर पूछना चाहिए। हाँ, आगे इंशाल्लाह अगले से अगले हफ्ते उनकी क्लास होगी, अगले हफ्ते डॉक्टर जवाद हमदानी की होगी। मैंने अभी अपडेट नहीं किया शेड्यूल, और उससे अगले हफ्ते तो वो खैर वो अपडेट कर देंगे फिर। तैमूर साहब, अगले हफ्ते जवाद साहब के साथ क्या कौन सा वाला हम पढ़ रहे हैं? मंतक तैर, यानी कि फ्राइडे और संडे दोनों को मंतक तैर होगा होपफुली। अभी उन्होंने मुझे कंफर्म नहीं किया, ठीक, मगर प्लानिंग ऐसे हुई है। अगर नहीं किया तो फिर आई विल फिल इन, और उनकी अभी शेड्यूल्ड है उससे अगले हफ्ते की, बट होपफुली ही विल मैनेज इंशाल्लाह। ठीक है जुबैर साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। बस साहब।